आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं भारत में प्रसिद्ध कवि अजय अंजाम जी। आपका जो न्यूज 18 इंडिया पर एक शो आता है लपेटे में नेताजी, कि अद्भुत हो भाई आप लोग, कुछ करते हो कुछ कहते हो, खुद खूब झेलाते हो सबको, खुद सबसे ज्यादा सहते हो। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें मैंने देखा कि आप कुमार विश्वास जी की लड़की की शादी में आप डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन घन, जुझारू युद्ध जंग बजे, बजुठी तेग तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक, टप टप टपाक, टप टप टपाक, टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और किसी देश के अंदर घुसकर सेना पर हमला करना है, ये सैनिकों के लिए सुहागरात होती है। सैनिकों की उस जिंदा दिली पर, उस मर्दानगी पर, उस शौर्य पर सवाल उठाता है तो हमारी बिरादरी ही है जो सामने आकर के जवाब देती है। मोदी भक्त हो गए, कोई मोदी भक्त नहीं हुआ। आज मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं इस बात को खुल के कह पा रहा हूं, आज तक इस देश में कोई भी कभी इंडिविजुअली मोदी भक्त नहीं है, भाजपा का भक्त नहीं है। कि मैं किसी भी बॉलीवुड के सितारे को मैं हीरो नहीं मानता अपना, ना इस देश का हीरो मानता हूँ। इस देश के हीरो सिनेमा में काम करने वाले लोग तो नहीं हो सकते साहब। गुटखा, शराब, बियर और सिगरेट के विज्ञापन करने वाले लोग ये देश के हीरो कैसे हो सकते हैं? देश के हीरो सिर्फ वो हैं जो वर्दी पहन करके सरहदों पर खड़े हुए। ये इसलिए जाते हैं कि चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। एक अगर सिर में गमछा बांधने को तैयार है तो दूसरा टोपी पहनने को तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं भारत में प्रसिद्ध कवि अजय अंजाम जी। अजय अंजाम जी की विशेषता मैं आपको बताऊं, यदि आप न्यूज चैनल पर कवि का शो देखते हैं, चाहे वो लपेटे में नेताजी हो, जी न्यूज पर एक शो आता है कवि युद्ध, इन सभी शो में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं अजय अंजाम जी। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। मैं आपसे बहुत छोटा हूं और उम्मीद करता हूं आप हमें इस पॉडकास्ट में गाइड करते रहेंगे। नहीं रवि, बेसिकली ये है कि इतना बड़ा सेटअप और नेक्स्ट जेन का ये ग्लोरियस जो मैंने सीन देखा है, मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ इस उम्र में। और आने वाला वक्त जो है वो इसी का है। इस तरीके की जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और इन पर जो अपन अपनी पहचान आज बना रहे हैं, ये आने वाले स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद की ईंटें हैं। आने वाला समय तुम्हारा है रवि, नेक्स्ट जेन का है ये समय। मेरी खूब सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई। और आपके सारे व्यूअर्स को आज हम हिंदू संवत्सर के नववर्ष के दिन पर भी हैं, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम इस पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे राजनीति के बारे में। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे यदि आप एक कवि बनना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल आ सकता है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई सवाल सर से पूछेंगे और जानेंगे कि उनके अनुभव कैसे रहे। चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप एक छोटे से शहर औरैया से बिलोंग करते हैं और वर्तमान समय में आप कई न्यूज चैनलों के डिबेट शो में, कवि शो में आप नजर आते हैं और कई बार मैंने देखा कि आप कुमार विश्वास जी के साथ भी हमें देखने को मिले हैं। कैसे आप एक छोटे से शहर से इतनी ऊंचाइयां आपने हासिल की, आपका कैसे यहाँ तक का सफर रहा, हमें बताएं सर। रवि, ऐसा है कि देखो, कोई भी शहर इस देश में छोटा इस सेंस में नहीं है कि मिट्टी जो है इस देश की ना, उसकी खुशबू हर जगह एक सी। चाहे वो हमारी राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, या कानपुर हो, लखनऊ हो, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के शहर, या हमारा अपना साझा औरैया हो, इन सब की माटी की खुशबू तो एक है। इसमें से जो उर्वरा शक्ति निकलती है वो एक है। वही मैं भी धारण करता हूं, वही देश के प्राइम मिनिस्टर भी धारण करते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि शहर जनसंख्या में छोटा है या वो उत्तर प्रदेश के या भारत के नक्शे पर उसकी धमक कम है, इससे ये तय नहीं होता
होता कि उस शहर का उस कस्बे का महत्व कम है। मैं तो अपने शहर औरैया पर इतना गर्व करता हूँ, उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो ज्योग्राफी है, उसके साथ जुड़े हुए जो क्रांति के प्रसंग हैं, उसके साथ जो साहित्यिक उर्वरा शक्ति जुड़ी हुई है, जो लोग वहां से निकल करके आए हैं, तो मैं तो उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करने वाला सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जे अगाध अत सरित बर, मतलब अगर बड़े पुल भी हों, बड़ी नदियां भी हों, जे अगाध अति सरित बर, जो नृप सेतु कराहे, अगर राजा उस पर पुल बना दे किसी बड़ी नदी पर, लघु पिपीली कहु तासु चढ़, बिन श्रम पा रह जाए, उस पुल के ऊपर चढ़कर मेरी जैसी कोई छोटी सी चींटी भी आगे निकल सकती है। पंडित सुधाकर शुक्ल शास्त्री का शहर है हमारा औरैया, जो छोटी काशी क्वेंटरा में जन्मे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। रमानाथ त्रिपाठी जी का शहर है, का जिला है हमारा औरैया। विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी, कालका प्रसाद जन सेवक, आचार्य रूपनारायण शुक्ल रूपेश, मेजर आदित्य त्रिपाठी, कितने कवि ऐसे हैं, और मेरे समकालीन, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां से निकलना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही श्रमसाध्य था। कुछ चीजें उस पर भी डिपेंड करती हैं, भाग्य पर, प्रारब्ध पर डिपेंड करती हैं, वो बातें अपनी जगह हैं। लेकिन हाँ, आपकी लगन में वो शक्ति होनी चाहिए, आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो वो काम बना रहा। माँ से मेरी प्रार्थनाएं बनी रही कि माँ अगर कुछ शक्ति दी है तो इस क्षेत्र में कुछ नाम भी रोशन हो जाए, शहर का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का, अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का, मैं उनको कुछ गर्व करने के मौके दे सकूं, ऐसी प्रार्थना थी। यात्रा चल रही है, देखो कहां तक जाती है। रवि, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लिखने की प्रेरणा क्या है, मैं एक साहित्यिक कुनबे से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर कीर्तिशेष आचार्य रूपनारायण शुक्ल रूपेश शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल थे। छत्तीसगढ़ में रहे मोस्टली वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, और स्वयं में एक बहुत बड़े कवि थे। उनका रूपांजलि, रूपेश्वरी, रूप सर्वसी, रूप उर्वशी, चाह महाकाव्य भी उन्होंने लिखा। तो घर में एक माहौल था रवि कविताओं का, छोटी छोटी गोष्ठियां होती थी, उसमें बहुत सारे कवि आते थे। मैं 4-5 वर्ष का था तो उनके साथ, मतलब मैं कविता तो क्या ही करता, समझ ही नहीं आती थी, लेकिन वो होता ना कि एक जो एटमॉस्फेयर अपने आसपास होता है, उस एटमॉस्फेयर का प्रभाव आपके अंतर्मन पे पड़ता है। तो वो अंतर्मन पे पड़ना शुरू हुआ। मेरी माता श्री कीर्तिशेष कहना चाहिए, वो भी दिवंगत हैं इस समय, वो कविताओं को बहुत अच्छे से जनरल टॉक करती थी ना, ऐसी हम आपस में बात करती थी। तो गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां दोहे कोट कर देते थे, रहीम दास जी को कोट कर देते थे, कबीर दास जी को कोट कर देते थे, बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां उनकी जुबान पर रहते थे। तो एक माहौल घर में बचपन से ही, जो माता पिता घुट्टी पिलाते हैं, तो वो साहित्य और कविता मेरी घुट्टी में थी। फिर मेरे भाई लोग, मेरी बहनें, सब साहित्य से सरोकार रखते थे। मेरे बड़े भाई हैं एडवोकेट गोविंद माधव शुक्ल जी, उन्होंने गोविंद गीता का प्रणयन किया, जिसमें गीता का हिंदी गीत के स्वरूप में तर्जुमा है, उसका अनुवाद है। मेरे मझले भाई हैं, वो भी प्रिंसिपल है इंटर कॉलेज में, वो भी साहित्य के प्रति रुझान रखते हैं। तो एक वातावरण कविता का मिला, और वहां से धीरे धीरे ये लेखन और कविता की जो मेरे अंदर जो प्रवृत्ति आई, उसके पीछे ये सारे लोग हैं जिनको मैं आज प्रणाम करता हूँ। आजकल हमारे कई दोस्त जो हैं वो पहले कविताएं नहीं सुनते थे, लेकिन आपका जो न्यूज 18 इंडिया पर एक शो आता है लपेटे में नेताजी, कई बार मैंने देखा कि जो हमारे मित्र हैं कभी भी कविता नहीं सुनते थे, वो आपके वीडियो जरूर देखते हैं और आपके वीडियो स्टेटस पे भी लगाते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं हमारे, तो हमें उनसे कहने में गर्व होता है कि ये हमारे जानने वाले हैं, हमारे चाचा जी हैं, बहुत खुशी मिलती है मुझे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और आप हमारे कांटेक्ट में कई सारे लोग हैं जो आपके स्टेटस लगाते हैं आपकी सारी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जरूर यहाँ पे बुलाएंगे और अपने दोस्तों को आपकी जो लाइफ है, कैसे आप वहां तक पहुंचे, कैसे क्या आपका स्ट्रगल रहा, आपने कैसे लिखना चालू किया, ये उनको बताएंगे, उनको दिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने देखा कि आप कुमार विश्वास जी की लड़की की शादी में आप डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो के बारे में बताइए, कुमार विश्वास जी से कैसे आपकी मित्रता हुई, और काफी अलग ही रूप देखने को मिला हमें उस वीडियो में, एकदम मस्त मौला, एकदम। हाँ रवि, बेसिकली क्या है कि मेरे अंदर का जो अजय अंजाम है, मेरे अंदर का जो व्यक्ति है, वो सच में बहुत फकीराना है। उसे दुनिया की इस आपाधापी, इस चकाचौंध से ज्यादा मतलब नहीं रहता। मैं संतुष्ट होता हूं जब मेरे हृदय
की जो भूख है, मेरे मन की जो प्यास है, उसको कोई तृप्त कर दे। और वो तभी होता है जब अपने जैसा कोई मिल जाए। जहां तक मेरे वायरल होने का या लोगों के स्नेह का है, या आपने लपेटे में नेताजी का नाम लिया, जो बहुत ही शानदार शो है न्यूज 18 इंडिया का, उस पर मैं शो को पर्सनली देखता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं रवि, और मोस्टली यंगस्टर्स जब भी मेरे से मिलते हैं तो यही कहते हैं, अंजाम सर हम तो आपका शो देखते ही हैं। हमारे परिवार के सारे लोग, हमारे मदर फादर, अगर घर में बाबा हैं तो वो, भाभियां, ताइयां, चाचियां, चाचा, ताऊ, सारे लोग इस शो को देखते हैं, क्योंकि ये एक पोइटिकल सटायरिक शो है। इसमें हम राजनीति पर तंज करते, व्यंग करते, वो भी नेताओं की आंखों में आंखें डालकर। सामने बैठे होते हैं नेता लोग, विभिन्न पार्टियों के बड़े कद्दावर राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं उनके, वो सामने बैठे होते हैं। तो वो सारे श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगता है कि हम सीधे सीधे उनसे प्रश्न करते हैं और उन्हें जवाब देना होता है, उनको हम लपेटते हैं और वो बड़े ही हास्यमय वातावरण में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जहां तक सवाल कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास के बेटी की शादी में उसके पाणी ग्रहण में जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। पूरे हिंदुस्तान से वहां बहुत सारे कवि आए हुए थे। उनकी संख्या की तो गणना में नहीं कर पाया, लेकिन हाँ 40-50 कवि तो थे जो उनके निकट हैं, जिनसे वो स्नेह करते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, या जो उनसे बड़े हैं, जिनके प्रति उनके मन में आदर भाव है। आज ही मैं जब शूट कर रहा था तो वहां कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा आई थी, जो कहा आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वही शब्द डॉली शर्मा ने इस्तेमाल किए। अंजाम साहब, मैंने आपका वो डॉक्टर कुमार विश्वास की शादी वाला वीडियो देखा, क्या मस्ती से नृत्य कर रहे थे आप। तो मैंने कहा कि देखो, हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं, कोई रिश्ता होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो हम सब लोग उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, एक हर्ष की तरह मनाते हैं, और उसी हर्ष की प्रतिध्वनि मेरे उस नृत्य में रूपायित हुई निश्चित रूप से। और मैं मन से प्रसन्न था। जैसे ही हमने अशोका में एंट्री की और जिस तरह से वहां रेस्पॉन्स मिला, तो हमें लगा कि आज कुमार भैया की बेटी की शादी तो है ही, हमारी भतीजी की भी शादी है। तो मन में वही उत्सव धर्मिता आ गई, और उसी उत्सव धर्मिता का प्रतिबिंब उस नृत्य में दिखाई पड़ा। जहां तक प्रश्न इस बात का है कि डॉक्टर कुमार विश्वास से एकाकार कैसे हुआ, तो एक लंबी कहानी है। मैं तो तुम्हें तो याद शायद नहीं होगा, औरैया में एक कवि सम्मेलन हुआ था आज से करीब 20 साल पहले। मैं यंग था उन दिनों, एकदम पत्रकारिता किया करता था, और शहर में नगर पालिका के द्वारा कवि सम्मेलन हुआ करते थे। तो वहां डॉक्टर कुमार विश्वास आए थे। मैं ये बताते हुए मतलब एक कहना चाहिए ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ कि उस दिन तक, जिस दिन वो कवि सम्मेलन था, उस दिन तक मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से परिचित नहीं था। प्रारंभिक संचालन मुझे करना था, जानते हो आपकी, जैसे कवि आए तो इनको माला पहनानी है, प्रतीक चिन्ह देना है, शॉल ओढ़ाना है, ये सब कार्य मेरी जिम्मेदारी में था। तो मैं वो कार्य कर रहा था। उस कार्य के लिए मैंने सारे कवियों को अपनी डायरी में उनके नाम पूछने शुरू किए कि मुझे माइक से बोलने। तो मैं सबके एक तरफ से पूछता जा रहा था, कुछ उसमें परिचित थे, कुछ अपरिचित थे। डॉक्टर कुमार विश्वास बैठे हुए थे। मैंने कहा, सर व्हाट इज योर गुड नेम? तो उन्होंने एक सेंटेंस में कहा, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास। तो तब भी मैं नहीं समझ पाया। इसके बाद जब उनका काव पाठ का समय आया तो उन्होंने पंक्तियां पढ़ी। अच्छा। कोई दीवाना कहता है, ये पंक्तियां मैं सैकड़ों बार सुन चुका था। अपने अखबार के दफ्तर में बैठ करके भी मोबाइल पर समय रिंगटोन में आ गई थी ये पंक्तियां। मैं सुना करता, अरे मैंने कहा, ओह माय गॉड, ही इज दैट फेलो, इतने बड़े नाम। और मैंने जाकर के उनसे नाम पूछ लिया। कितनी अभद्रता मुझसे हुई। और उसका जवाब भी उन्होंने मुझे दिया। अपने काव पाठ के दौरान उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मेरे कानों में आज तक गूंजते हैं, बल्कि 2 सेंटेंस गूंजते हैं। मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि तुम खुद औरैया के हो, तुम समझ सकते हो कि औरैया की मिट्टी में ये तो तेवर है। एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि अभी यहाँ इतने आत्ममुग्ध लोग हैं, एक सज्जन आए, वो मेरे से मेरा नाम पूछ रहे थे, तो बाकी किसी को तो नहीं पता कि किसने पूछा, लेकिन चूंकि मैंने पूछा था तो मुझे हिट किया कि मैंने, हाँ यार मैंने पूछा। बताओ, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, पूरा हिंदुस्तान जिनके गीत गुनगुना रहा है, युवा पीढ़ी जिनके गीत गुनगुना रही है, उससे मैं उनका नाम पूछ रहा हूं। दूसरा सेंटेंस उन्होंने कहा था जो आज भी मेरे अंतःस्तर में गूंज रहा है और मैं उसके निवारण के प्रयास में लगा हूं। उन्होंने ये कहा था कि ये औरैया में मेरा पहला और आखिरी कार्यक्रम, क्योंकि उनका जो ग्राफ था ना, आर्थिक कह लीजिए या उनकी लोकप्रियता का कह लीजिए, वो यूं बूम पे जा रहा था उन दिनों। तो उन्हें लगा कि छोटा शहर है, इस बार तो मुझे एफोर्ड कर लिया, अगली बार नहीं कर पाएगा। और वही हुआ कि उन दिनों लगातार उन्होंने 15 दिन के अंदर एक औरैया में कवि सम्मेलन पढ़ा, दूसरा फफूंद में पढ़ा। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। अभी तक डॉक्टर कुमार विश्वास दोबारा औरैया जनपद में नहीं आए। कैसे? मतलब कवि सम्मेलन के मंच पे नहीं आए। एक सीन मैंने बनाया था विधूना के, अपने पूर्व विधायक जी प्रमोद गुप्ता LS जी, उन्होंने कार्यक्रम सेट किया था।
कार्ड छप गए थे, मतलब कम से कम 4-5 लाख रुपए कार्ड बनाने में खर्च हुए थे। डॉक्टर साहब से अनुमति ले ली थी, बजट सेट हो गया था, सब कुछ हो गया था। 23 तारीख को कार्यक्रम सेट था, आई थिंक मार्च या अप्रैल था, तुम्हें याद होगा। और 19 तारीख को कोरोना का कंप्लीट लॉकडाउन आ गया। 19 को कोरोना का लॉकडाउन और 23 को कार्यक्रम होना था। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा भैया करेंगे क्या कार्यक्रम? बोले यार अजय कर सकते हैं, सवाल इस बात का है कि लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई कोरोना फैल गया, तो तुम्हारे ऊपर भी प्रश्न लगेगा, मेरे ऊपर भी प्रश्न लगेगा और विधायक जी पर भी प्रश्न लगेगा। तो वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ था। तो उस बार तो भगवती ने उनके वाक्य की रक्षा की थी, लेकिन मैं भी अपने परमात्मा से ये प्रार्थना में लगा हुआ हूं कि एक दिन ऐसा है कि मैं उनका वो वाक्य झूठा कर सकूं कि औरैया में अंतिम बार आया हूं, और ईश्वर जरूर इस बात के लिए मेरे ऊपर कृपा करेगा। तो वहां से एक परिचय का क्षेत्र शुरू हुआ। फिर वो सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं, कविताएं सुनते रहे। चेतक उनके दिमाग में पहले से थी। जब पहली बार उन्होंने मुझे मुरादाबाद के मंच पर बुलाया, अमर उजाला का कार्यक्रम था, तो जब वहां मुझे प्रस्तुत किया तो उन्होंने शब्द कह करके प्रस्तुत किया कि ये लड़का जो है वो औरैया से आता है, और बताओ राजस्थान कभी गया। बाबर के मंच पर भी उन्होंने सेम सेंटेंस इस्तेमाल किए कि कभी राजस्थान ज्यादा गया नहीं है, लेकिन राजस्थान के उस शौर्य का वर्णन, उस चेतक का वर्णन, राणा प्रताप का वर्णन इसने अपनी कविता में किया। जब मैंने इसको सुना तो मेरा गूज बम्प हुआ, मुझे रोमांच हो गया, मैं इसको अब सब जगह कविता पढ़वाऊंगा। तो इस तरीके से फिर वो एक यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फिर मुरादाबाद में उनके साथ था, बड़ौत में उनके साथ था, बड़ी सादड़ी का मंच हमने उनके साथ किया, ब्यावर का मंच हमने उनके साथ किया, केवी कुटीर पर मैं 2 बार होकर के आया। पूरे दिन उनके वो जो उन्होंने एकदम ग्रामीण परिवेश का बनाया है, केवी कुटीर पिलखुआ से थोड़ा दूर अपने गांव से और गाजियाबाद के बीच में, वहां मैं गया। उन्होंने पूरा अपना वो घर दिखवाया, किस तरह से वो गौ पालन करते हैं, किस तरह से उनकी, तो ये सारी चीजें। इसके बाद 2 बहुत अच्छे प्रकरण हैं जो मैं आपसे भी और आपके नेक्स्ट जेन के श्रोताओं से भी, दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगा। 2 बार वो औरैया के पास से निकले अपनी वैनिटी में। मैंने देखा वो आपका फेसबुक पोस्ट देखा जिसमें आपने उनका हाईवे पर माल्यार्पण करके स्वागत किया। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने कद का व्यक्ति, इतने वर्सटाइल लोकप्रियता का व्यक्ति, कविता और आध्यात्म के और राजनीति के ऊपर, धर्मशास्त्र के ऊपर इतना कमांड रखने वाला व्यक्तित्व मुझे पर्सनली जानता है। और से मैंने आपकी वो पोस्ट भी पढ़ी थी, उसमें शायद आपने लिखा था कि उन्होंने फोन किया आपको। अब वो तो क्या ही करते, उनकी टीम के किसी व्यक्ति ने किया, फिर उन्होंने फोन लिया, बोले पंडित कहाँ हो? मैंने कहा भाई साहब औरैया में ही है। बोले बताओ तुम औरैया में हो और हाईवे पे हमारा कोई स्वागत नहीं कर रहा। हमने भैया मुझे पता होता तो अजय अंजाम पूरे नेशनल हाईवे पे पिच जाता आपके स्वागत में, अभी क्या करना है बताओ। बोले मैं 3 मिनट के अंदर निकल रहा हूँ औरैया का जो हाईवे उससे। मैंने कहा बस मैं 3 मिनट में आता हूँ। फिर वो जो अपने औरैया की प्रसिद्ध बालूशाही है, पूरा देश उसका नाम जानता है, पता नहीं विज्ञापन ना हो जाए, लेकिन अब है तो है, प्रसिद्ध है। रमाकांत की बालूशाही का एक डिब्बा लेकर के मैं गया, मैंने उनका वहां स्वागत किया, अभिनंदन किया। दूसरी बार फिर वो आए तो फिर उन्होंने फोन किया, फिर मैं उनकी वैनिटी में बैठ के ही अपने औरैया से सूर्या होटल, जो बहुत ही फेमस होटल है वहां का, सूर्या होटल गया। वहां सब लोगों ने मिलकर के खाना खाया। बहुत सारे कविता, साहित्य, नए लड़के क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा करना है, कविताएं किस तरीके की लिखनी है, इन सब पर चर्चा हुई। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, आप जो अभी कह रहे थे कि यंगस्टर्स कविता के साथ जुड़े हैं, बेशक टीवी चैनल्स का उसमें हाथ इसलिए हो सकता है क्योंकि टीवी चैनल हर आदमी के बेडरूम तक पहुंचता है, ड्राइंग रूम तक पहुंचता है, लोग उस पर जो भी कार्यक्रम आ रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका देखते रहते हैं। लेकिन अगर वो एक वजह है, टीवी चैनल अगर एक वजह है, तो उससे ज्यादा बड़ी वजह डॉक्टर कुमार विश्वास है यंगस्टर्स को कविताओं से जोड़ने के लिए। क्योंकि इससे पहले कविता के जो मंच हुआ करते थे वो एक बहुत ही विद्वान लोगों के लिए कोई मानसिक भोजन यहाँ पर मिलेगा, इस तरह का एक छवि बना हुआ था। लोग बड़े सीनियर्स जो हिंदी के जानकार, कविता के जानकार हुआ करते थे, वो जाया करते थे कवि सम्मेलन सुनने। मुझे भी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन जब से लपेटे में नेताजी देखना शुरू किया तब से हमें भी इंटरेस्ट समझ में आने लगी कि क्या है, किस वजह से बोली जाती होती है। पहले हमारे समझ में नहीं आता था। हाँ, तो उसका रीजन यही है ना कि जो आम बोलचाल की भाषा। अब कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की कविताओं को लेकर के आए? आपने कभी IIM में, NIT में, IITs में कवि सम्मेलन नहीं सुने होंगे इससे पहले, जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कविता को इन कॉलेजेस में, इन इंस्टीट्यूशंस में पहुंचा दिया। बड़े बड़े मतलब जो है वो
कॉमर्स के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कवि सम्मेलन होने लगे, सामने सारे युवा बैठे होते हैं, हंगामे के साथ कविता सुनते हैं। तो ये जो एक गैप था यंगस्टर्स और कविता के बीच, उसको अगर दूर करने का काम किया है तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने किया। आज भी डॉक्टर कुमार विश्वास का तस्वीर अगर बैनर में छपा है तो फिर उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए 50,000 से लेकर के 1 लाख तक लोग आते हैं। ये क्षमता उस नाम में है और निस्संदेह वो कविता के लिए, कवियों के लिए और रचना धर्मिता के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कूली बच्चों को नए तरह से शिक्षा देना, आश्रम पद्धति के द्वारा शिक्षा देना, बहुत सारे डिस्कस उनसे हुए हैं। आने वाला भविष्य वो अपने सबके सामने लेकर के आएगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास, हम सब आपके ऋणी हैं। थैंक यू सो मच। वर्तमान समय में राजनीति की स्थिति बहुत खराब है। कई पार्टियां देश के विकास में जो कार्य हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठाती है, भारतीय जवानों पर भी सवाल उठाती है। राजनीति बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल इसका स्तर जो है डाउन हो चुका है। आप अपनी कविता के माध्यम से राजनीति पर क्या बोलना चाहेंगे? कविता क्या, मैं तो पूरे बीते 8 साल से 2017 से कविता के माध्यम से ही राजनीति पर लगातार चुनौतियां कर रहा हूं, लगातार सवाल उठा रहा हूं। आज भी मैंने कई बार सवाल, जो अभी अभी तुमने प्रश्न पूछा, वही सेम प्रश्न मैंने डॉली शर्मा से पूछा कि ठीक है, कुछ निर्णय अच्छे भी होंगे, कुछ प्रस्ताव गलत भी होंगे, कुछ निर्णय अच्छे होंगे, पर आप तो हर मुद्दे पर रूठों में जा बैठे हो, मतलब हर विषय पर आप नकारात्मक ही रहते हो। चाहे वो राम मंदिर का प्रकरण रहा हो, चाहे वो महाकुंभ का प्रकरण रहा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो। हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास तो पार्टी छोड़ के उसी मुद्दे पर आ गए जब उनसे कहा गया कि आप इसके प्रश्न पूछिए, और उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला था, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और किसी देश के अंदर घुसकर सेना पर हमला करना है, ये सैनिकों के लिए सुहागरात होती है, और गांव में जब सुहागरात होती है तो उसकी चर्चा नहीं की जाती, 9 महीने बाद अपने आप पता लग जाता है कि सुहागरात हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पार्टी या राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सैनिकों की उस जिंदादिली पर, उस मर्दानगी पर, उस शौर्य पर सवाल उठाता है, तो हमारी बिरादरी ही है जो सामने आकर के जवाब देती है और उन नेताओं की आंखों में आंख डाल करके कहती है कि खबरदार, अगर सीमा पर खड़े होने वाले हमारे किसी जवान से सवाल पूछा तो तुम्हारी जुबान खींचने की कविताएं हम लिखेंगे। और वही परिणाम हुआ कि उसके बाद से आप देखिए कविताओं में एक उबाल आया था, एक आंदोलन चला था 2012-13 के बाद से। आप जो पोएटिक भाषा थी, हालांकि उस पर कई लोग सवाल भी उठाते हैं कि लोग मोदी भक्त हो गए, कोई मोदी भक्त नहीं हुआ। आज मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं इस बात को खुल के कह पा रहा हूं, आज तक इस देश में कोई भी कवि इंडिविजुअली मोदी भक्त नहीं है, भाजपा का भक्त नहीं है। ये जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो अजय अंजाम की बात सुन लें, आज एक बड़ी पॉडकास्ट में एक बड़ी बात कह रहा हूं, कोई भी कवि किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं होता जी, बस उसके मन के जो भाव हैं वो व्याख्यायित होते हैं। हम भारत माता से प्रेम करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारे दिल को तसल्ली हुई कि पुलवामा हमले के बाद ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए था जो हम मुंबई हमले के बाद नहीं दे पाए। हम कसमसा करके रह गए कि 4 लफंगे चले आए समुद्र के रास्ते से और हमारे देश के शांति प्रिय बहुत सारे नागरिकों को मुंबई में हलाक करके चले गए, खत्म करके चले गए। तो वो एक कसमसाहट मन में भरी हुई थी। उसके बाद फिर पुलवामा हो गया, तो हमारी सेना जब गई ना जी, और दूसरे दिन सुबह जब हम लोगों ने उसके विषय में सुना और उस पूरे सिनेरियो को समझा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे गृह मंत्री ने, हमारे रक्षा विशेषज्ञ आदरणीय डोभाल साहब ने सारी योजनाएं, फुल प्रूफ योजना बनाई, कैसे प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि कोई कैजुअलिटी ना हो, जाओ मार के आओ लेकिन किसी को घाव नहीं लगना चाहिए, खरोच नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जब चीजें सुनी तो मन में जाहिर सी बात है, जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, जो सेना को प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके मन में हर्ष हुआ तो वो कविता में व्याख्यायित हुआ और वो लगातार चला रहा है। बढ़िया सा अभी राम मंदिर बना, हम लोगों ने राम मंदिर पर कविताएं लिख दी, इस बात को सैल्यूट किया कि भाई करीब 500-550 वर्षों से जो हमारे मन में ग्लानि थी, हमारे पुरखों के मन में ग्लानि थी कि हमारे रामलला टेंट में बैठे हुए हैं, उस बात को अगर किसी सरकार ने क्लियर कर दिया। इसको सिर्फ राम भक्तों के एंगल से मत देखो रवि, मैं कहता हूं इसको आप हिंदुस्तान की एक जटिल समस्या के रूप में देखो। कितने बार राम मंदिर को लेकर के अप्रिय प्रसंग अयोध्या में हुआ करते थे, कभी इस सरकार ने गोलियां चलवा दी, कभी उस सरकार ने गोलियां चलवा दी, कितने लोग घायल हुआ करते थे, कुछ भी वहां हो जाता था, होता अयोध्या में था, दंगे मुजफ्फरनगर में होते थे, संभल में होते थे, लखनऊ में होते थे, वो समस्या हमेशा के लिए पटाक्षेप हो गई, उसके निष्कर्ष निकल आए। तो एक हिंदुस्तानी को इस पर हर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई
हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं वो भी हमारे अपने हैं, हमारा अपना परिवार है, नो डाउट। मैंने तो कहा भी कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू, बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलिहान की खुशबू, है किसमें दम जो हमसे छीन ले पहचानी है अपनी, हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू। तो हम सब हिंदुस्तान के तरह तरह के पुष्प हैं, लेकिन एक जटिल समस्या, एक कैंसर का रोग मां भारती के सीने में था, जिसको अयोध्या के प्रकरण के रूप में हमने कई वर्षों तक झेला। उसका निदान हो गया साहब, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी उसके रामलला का भव्य मंदिर बन गया, सारी फिजाएं शांत रही उस वातावरण के बाद। तो मन में एक भाव उमड़ा कि भाई ये सरकार ये काम भी अच्छा कर दिया है ना। लोगों को महाकुंभ का अभी अभी हमने दृश्य देखा, कितने करोड़ लोग आए, कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा लोग तो महाकुंभ में डुबकी लगा के चले गए। अब हमारे मन में गंगा मैया के प्रति आस्था है, हम गंगा को नदी नहीं कहते, गंगा को रिवर नहीं कहते, हम गंगा को माँ कहते हैं। जब भी कानपुर से उन्नाव की ओर यात्रा करते हैं, उस पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो प्रणाम करते हैं। हम रेलवे में जाया करते थे, हमारी माता जी बनी हुई थी, तो जब भी गंगा मैया निकलती थी तो क्या करती थी कि पापा से 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का मांगती थी और सिर के ऊपर से ऐसे उतार के और गंगा में उछाल देती थी कि बेटे के ऊपर आने वाली कोई जो समस्या है, जो कोई भी जटिलता है, उसका निवारण मां गंगा कर देगी। आस्था मन में वो बनी हुई है, यमुना के प्रति मन में आस्था वो बनी हुई है। प्रयागराज को हम शहर नहीं मानते, तीर्थ मानते हैं। अब ये सारी चीजें जब धारणा में है, सनातन के हृदय में है, हिंदू के हृदय में है, और उसको कोई सेलिब्रेटिव ढंग में उत्सव की तरह से अगर मना के निकल जाती है सरकार, तो मन होता है कि हम उसकी काव्यात्मक भाषा में भी कम से कम पीठ थपथपा दें। वही हम लोग करते हैं, और इन तथाकथित सेकुलर्स को लगता है कि हम किसी पार्टी विशेष के भक्त हैं। पार्टी विशेष के भक्त हैं, लपेटे में नेताजी के 8 वर्ष के शो उठा के देख लो। अजय अंजाम ने जितना कांग्रेस के खिलाफ बोला है, जितना विरोधी के खिलाफ बोला है, उतना ही कठिन स्वर में हमने भाजपा के खिलाफ बोला है। जहां कहीं भी ये चूके हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। तो हम तो जनता की आवाज है जी। हम तो संभाजी महाराज की भी वो छावा फिल्म आई थी, उसके वो कवि कमल हैं। हम तो नमक हैं, जहां कहीं भी घाव होंगे उन पर छिड़के जाएंगे और उनको टीस पैदा करेंगे। सर, ज्यादातर मैंने देखा है आप सरकारों के ऊपर कप्तार के जरिए उनका घेराव करते हैं, आप सरकार को लपेटे में लेते हैं, जैसा कि आपके शो का नाम है लपेटे में नेताजी। इंडियन आर्मी को समर्पित आपके कुछ कविताएं हो, अगर कुछ पंक्तियां हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सैनिकों के लिए, देशभक्ति के लिए तो अजय अंजाम ने इतनी सारी कविताएं लिखी, पहचान ही मुझे, मतलब टीवी चैनल ने अगर एक व्यंग के कवि के रूप में, व्यंग के शायर के रूप में पहचान दी, तो देशभक्ति पर लिखी गई मेरी कविताओं ने मुझे एक वर्सटाइल मंचों की पहचान दी। वाह भाई वाह शमारू टीवी पर एक शो आता था, आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी ने उसका संचालन किया था, उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसमें सबसे पहले मैं अपनी रचना चेतक के लिए गया था। वो उदयपुर के सिटी पैलेस में एक शो कर रहे थे। चेतक भी अभी काफी, सॉरी टू इंटरप्ट, चेतक भी अभी काफी वायरल कविता है। उस कविता ने अजय शुक्ला से अजय अंजाम बना दिया देश में। देखो, मैं किसी काव्यात्मक कुनबे से जुड़ा नहीं हूं, तुम जानते हो, और ये वाले अपनी अलग पहचान में रहते हैं। तो मैं किसी कविता के घराने से नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी गैंग से या किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हूं, तुम्हें पता है। लेकिन उस कविता की खुशबू जैसे जैसे फैलती जा रही है, अभी मैं बीते होली के टाइम पे सिलीगुड़ी में मंच पढ़ के आया, मुंबई में पढ़ के आया, अम्बेडकर नगर में था, तो वहां मेरा कोई खास परिचय भी नहीं, लोग बुलाते हैं वो कविता सुन करके। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सिटी पैलेस में हुई इनकी शूटिंग हुई 15 दिन की लगातार। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वहां के इस समय अधिपति हैं उस पूरे घराने के, सिटी पैलेस के। शैलेश लोढ़ा जी उनके मित्र हैं, तो उन्होंने एक 15 दिन का वहां कैंप किया और उस कैंप में देश के सारे कवियों को बुलाया। एक दिन शैलेश लोढ़ा जी ऐसे बैठे हुए थे और उनके आसपास कवियों की मंडली बैठी हुई थी। अरुण जैमिनी साहब बैठे हैं, विष्णु सक्सेना साहब बैठे हैं, योगिता चौहान बैठी है, गौरव चौहान, ऐसे मतलब जो भी कवि लोग थे वो बैठे थे। तो शैलेश लोढ़ा जी ने प्रश्न कर दिया कि यार हम लोग उदयपुर में हैं और महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनके महल में है सिटी पैलेस, तो एक कविता ऐसी होनी चाहिए जो महाराणा पे हो, उनके शौर्य पे हो, उनके पराक्रम पे। कौन कवि ऐसा है जिसने कविता लिखी? एक साथ सारे कवि बोले यार वो अजय अंजाम औरैया का कवि है, उसने चेतक पर वो बेहतरीन कविता लिखी है, जिस समय वो टप टप टपाक करता है तो आनंद आ जाता है, बहुत ही शानदार कविता लिखी है। तो शैलेश भैया ने कहा फोन लगा, मुझे फोन लगा दिया, योगिता चौहान का भी फोन आया, अरुण जैमिनी साहब का भी फोन आया, मैंने रिसीव किया। तो वहां से उधर से जवाब आया, बोले शैलेश लोढ़ा जी बात करेंगे। अच्छा, मेरी नोटिस में आ ही चुका था कि वाह भाई वाह एक शो चल रहा है जिसमें देश भर के कवि जा रहे हैं। मैं भी मैया से प्रार्थना करता था मेरा भी कभी नंबर लगे। तो जैसे ही फोन आया मैं समझ गया शैलेश भैया बात करेंगे, इसका मतलब अजय अंजाम तुम्हारे मुंबई पहुंचने का टिकट बन रहा है। मैंने रिसीव किया, बोले अजय यार
ये जो बड़े कवि होते हैं ना, ये कभी आपको ये फील नहीं कराते कि हम तुम्हें जानते नहीं है या तुम छोटे कवि हो। ये हमेशा बिल्कुल यूज्ड टू बात करते हैं, ऐसे जैसे रोज मिलते हैं। अजय यार वो तुम्हारी कविता का बड़ा हमने नाम सुना है, वो टप टप टपा कौन सी कविता है? मैंने कहा भैया वो तो बड़ी लंबी है, मैं भोपाल से कविता पढ़ के लौट रहा था, ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में था, तो मैंने कहा पूरी लंबी सी मैं सुनाऊंगा, आपका भी वक्त जाया होगा और यहाँ भी मेरे आसपास सवारियां हैं। तो बोले नहीं उसका वो हिस्सा सुनाओ जिसमें टप टप टपाक आता है। तो मैं निकला चैम्बर से बाहर और वो जो गेट के बीच में जगह होती वहां मैंने उनको कविता के वही अंश सुनाया जिसमें टप टप टपाक पच्चाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। वो पंक्ति सुनाई और उन्होंने सीधा कहा कि परसों मुंबई आ जाओ। अब सोचो मैं भोपाल से औरैया आ रहा हूँ और उन्होंने कहा परसों मुंबई आ जाओ और बाकी सारी बातें टीम करेगी। वो पंक्तियां क्या थी? वो पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, पहले चेतक वाली, फिर आपको मैं सैनिकों के पीछे वाली कविता सुनाता हूँ। मैंने पहला बंद छोड़ देता हूँ, जो वो विशेष कविता जिसमें वो टप टप टपाक बंद आता है वो सुनाता हूँ। दृश्य यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध है, अकबर की सेनाएं और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने है, दोनों के बीच तलवारें चल रही हैं, धनुष चल रहे हैं, युद्ध हो रहा है। उस युद्ध का दृश्य मैंने इस बंद में वर्णित किया है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बजुठी तेग तलवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक, जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। ये कविता का अंश था जो मैंने शैलेश जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम उदयपुर आ जाओ, फिर सिटी पैलेस के उस झील के अंदर लगे हुए सेट पर इस कविता को गाया गया। फिर देशभक्ति का एक शो हुआ, भगत सिंह जी की जयंती पर था या शहादत दिवस पर था, मुझे ठीक से डेट याद नहीं, उस पर मैं गया, मैंने देशभक्ति की कविता पढ़ी। फिर एक शो विशेष हुआ रामनवमी पर, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर कविताएं सुनानी थी, उसमें भी मैं गया। लगातार 2-3 बार वहां जाना हुआ। सैनिकों के लिए हृदय में बहुत सारे विचार शुरू से ही रहे। मैं ये मान के चलो कि मैं किसी भी बॉलीवुड के सितारे को मैं हीरो नहीं मानता अपना, ना इस देश का हीरो मानता हूं। इस देश के हीरो सिनेमा में काम करने वाले लोग तो नहीं हो सकते साहब, जो कुछ पैसों के लिए अपने सारे सिद्धांत और उसूलों को दरकिनार करके किसी भी सीन को कर देते हैं। ये गुटखा, शराब, बियर और सिगरेट के विज्ञापन करने वाले लोग ये देश के हीरो कैसे हो सकते हैं? देश के हीरो सिर्फ वो हैं जो वर्दी पहन करके सरहदों पर खड़े हुए। देश के हीरो वो हैं जो दुनाली सीने से लगाकर, बंदूक सीने से लगाकर माइनस डिग्रीज में और जला देने वाली गर्मी में रेगिस्तान में खड़े होकर इस देश के सरहदों की रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लोग कवि सम्मेलन कर सकें, लोग पॉडकास्ट कर सकें, खुशी के साथ रह सकें। उनके लिए जब कोई प्रश्न उठाता है ना कि ये लोग तो वेतन के लिए सेना में जाते हैं, तो अजय अंजाम सिर्फ एक बात कहते हैं, ये जो बात कहते हैं वेतन के लिए जाते हैं, इनका ग्रामर खराब है, इनको हिंदी ठीक से आती नहीं। ये वेतन शब्द नहीं है, वेतन में से जो एक ही मात्रा है उसको हटाना है। ये सेना में जाने वाले लोग वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए सेना में जाते हैं। तब कहता हूं कि चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। ये जो सुबह देखते हो ना 16-17 साल के हमारे नवयुवक ये सड़कों के किनारे भागते हैं, पगडंडियों पर भागते हैं, माथे का पसीना, सिर का पसीना टपकते हुए एड़ियों से निकल जाता है। ये क्या वेतन के लिए तैयारी कर रहे हैं? वेतन के लिए तो एसी कमरों में बैठ करके किताबें भी पलटी जा सकती हैं और बहुत बढ़िया वेतन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो सड़कों की पगडंडियों पर भागने वाले हमारे देशभक्त बेटे हैं, ये इसलिए जाते हैं कि चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, मौत जब भी हो
तिरंगे में लपेटा जाए। मौत जब भी हो तिरंगे, एक तिरंगा अपनी अस्थि पर, एक तिरंगा अपनी अर्थी पर धारण करने के लिए, एक तिरंगे के साथ इस फानी दुनिया को छोड़कर जाने के लिए ये नौनिहाल बेटे सेना में जाते हैं। तो मैं आज नेक्स्ट जेन के इस मंच से अपने देश की सरहदों पर खड़े हुए उन तमाम सैनिकों के चरणों में अपने प्रणाम भेजता हूं और उनके पूरे परिवार को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने बेटे दिए। आप काफी प्रसिद्ध कवि हैं। आज के समय में लोग इस लाइन में नहीं आना चाहते। ज्यादातर लोग डांस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई गाना गा रहा है, कोई फनी वीडियो बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखना यानी कि कविता लोग भूलते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कवि बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास सलाह नहीं है। अगर कोई कवि बनना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस सिर्फ इतनी है। पहले तो मैं एक बहुत बेसिक बात कहना चाहूंगा जी। क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि भ्रमित किया हुआ है नई पीढ़ी। देखो, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है, हमारे नीरज जी ने कभी कहा था कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। इंसान होना ही पहले तो 84 लाख योनियां हैं इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में। उन 84 लाख योनियों में से इंसान होना, मानव होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। उसमें भी बड़े भाग्य की बात यह है कि कोई कवि हो जाए। कवि बन जाए नहीं कहा नीरज जी ने, कवि हो जाए। तो कवि बेसिकली होता है। तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि पहले आप आईने के सामने खड़े होइए। युवा पीढ़ी के जो लोग भी कविता की दिशा में आना चाहते हैं, आईने के सामने खड़े होइए और अपने प्रतिबिंब से पूछिए कि क्या आप कवि हैं। अगर आप कवि हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए है, आपको कोई रोकने वाला नहीं। कवि बनना, मुझे जहां तक मेरा पर्सनल मानना है कि कवि बना नहीं जा सकता, कवि होता है। अच्छा, कवि होता है। हाँ, वो फिर अपने आप को तराशता है। जैसे हीरा जब खदान से निकलता है तो बड़ा बेडौल सा होता है। उस टुकड़े को अगर आप अंगूठी में धारण करो तो उसकी कोई कीमत नहीं है जी। लेकिन फिर उसको हम तराशते हैं, उसको एनलाइटन करते हैं, उसको चमकाते हैं, फिर उसको धारण किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये अपने अंदर की कविता को निखारने का है। इसके लिए फिर आप ग्रामर पढ़िए, फिर कविता के गुण धर्म सीखिए, फिर इसके बाद बड़े गुरु के किसी के साथ बैठ करके सीखिए कि कविता में और क्या हम सुधार कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो मानता हूं। जहां तक इसे कैरियर बनाने का सवाल है, तो आज के दौर में निश्चित रूप से कवि सम्मेलन एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन युग का यथार्थ यही है, सच्चाई यही है कि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हालांकि ये एक संस्थान हुआ करता था कविता। हमारी माएं हमें कवि सम्मेलनों में इसलिए भेजती थी, बेटा जाओ, आज बिना किताब के वहां पढ़ाई होगी, बिना कलम बोधिके के, बिना पट्टी स्लेट के वहां तुमको संस्कार सीखने को मिलेंगे। तो कवि सम्मेलन का तो वो रुतबा था। लेकिन आज ग्लोरी बहुत सारी जुड़ गई है, पैसे खूब सारे जुड़ गए हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हो गई हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको कैरियर बनाया जा सकता है। पहली शर्त यही है कि ये जांचिए कि आपके अंदर कविता है या नहीं। अगर आप कविता की किसी पंक्ति को सुनकर के कभी रोए हैं, आपकी आंखों में कभी आंसू आए हैं, कोई भी पंक्ति भावुक सी सुनकर के, तो आप कवि हैं। अगर किसी सुनसान में बैठी हुई तितली के पंखों के रंगों को देख करके आपका मन हर्षित हुआ है और इतना हर्षित हुआ है कि आप अपलक उसे बहुत देर तक देखते रह गए, तो आप कवि हैं। अगर किसी उपन्यास को पढ़ते हुए आपने ऐसा महसूस किया कि अब जब तक मैं इसको आद्योपांत नहीं पढ़ लेता, खत्म नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगी, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, तो आपके अंदर कोई कवि बैठा है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे कविता लिखने लगेंगे, ये उसके लक्षण नहीं है। उसके लक्षण यही है कि आप कितने भावुक हो। हमारे यहाँ बड़े कवि ने कहा, योगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पहली कविता लिखी गई थी, उसका वो मालूम है? नहीं। क्रौंच के ऊपर एक बहेलिये ने तीर चला दिया था। क्रौंच पक्षी बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर, उनको ऊपर बहेलिये ने तीर चलाया तो एक पक्षी उसमें से मर गया। दूसरा क्रौंच बहुत देर तक विलाप करता रहा, सिर पटकता रहा और धीरे धीरे उसने भी वहां प्राण त्याग दिए। इस पूरी घटना को हमारे कवि श्रेष्ठ आदि कवि वाल्मीकि ने देखा। अच्छा। और वाल्मीकि के मुंह से अचानक एक कुछ शब्दावली निकल पड़ी। उस समय जो कि संस्कृत भाषा होती थी, तो मां निषाद प्रतिष्ठाम एक शब्द की एक धारा निकली। उन्होंने लगा कि यार इसमें तो ये सारी मात्राएं भी पूरी है, दुकान भी पूरा है, सारा कुछ कविता जैसा लग रहा है। तभी उनकी नारद जी से मुलाकात होगी। तो उन्होंने नारद जी को सुना दिया, नारद जी ये ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, क्रौंचवध देख करके मेरे मन में भाव उठे, तो मैंने ये कह दिया। तो नारद जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी वाली कविता है, ये तो बहुत ही अच्छी कविता है, ये एक छंद है, अनुष्टुप छंद है ये। इस छंद में तुम ऐसा करो कि किसी महानायक की गाथा गाओ।
तो बोले मैं किस नायक की गाथा गाऊं? बोले वो इस समय त्रेता में जो अयोध्या नगरी है, वहां महाराजा दशरथ के यहाँ बहुत ही तेजस्वी युवा राजकुमार ने जन्म लिया है जिसका नाम राम है, तुम उनकी कथा लिखो। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैं तो उनके विषय में ज्यादा जानता नहीं। बोले ये सब ईश्वर की कृपा है, उन्होंने ही तुमसे छंद निकाला, तुम जो लिख दोगे वो राम कथा हो जाएगी। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो आदि कवि थे। मैं इसको इसलिए रेफरेंस में दे रहा था कि जब वो भाव उठता है ना तो कविता अनायास बह उठती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता। कविता आंखों से बहती है, कविता संवेदना का एक प्रतिफलन है। वो संवेदना आपके हृदय में है तो आप कवि हैं। आइए, कविता जगत आपका स्वागत कर रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, आप उनका पढ़ने का तरीका, कैसे अपने को हाथ चलाने हैं, कैसे अपने को प्रेजेंटेशन करना है। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी कविता होती है लेकिन मंच पे पढ़ने वाला कवि उसका उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। कई बार कविता बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन उसका पढ़ने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लोग उसके माया जाल में बंध जाते हैं, खूब तालियां बजती हैं, खूब हंगामा होता है, वो कवि हिट हो जाता है। वो सीखा जा सकता है, वो गुरुओं से सीखा जाता है, उसको प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लगातार परिश्रम करके वो चीज हासिल कर सकते हैं। बस ये है कि कविता को एक संपूर्ण कैरियर बनाने के पक्ष में कम से कम मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। अच्छे से अच्छा कवि कब हाशिए पर चला जाएगा, कब लोग उसको बुलाना बंद कर देंगे। बहुत से ऐसे कवियों को जानता हूं जो मुख्य धारा में थे, अच्छे बजट के कवि थे, लोग उनको खूब बुलाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हाशिए पर चले गए, उनकी इनकम शून्य हो गई। ऐसे में अगर सिर्फ कविता पे आप डिपेंड थे तो आप अपनी घर गृहस्थी और परिवार को नहीं चला पाएंगे। इसको भी छोड़ दीजिए साहब, हमने 2 वर्ष का कोरोना का काल झेला है, ना कोई मंच था, 20 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। हम लोगों की अटैचियां, उनके जो चैन है वो जाम हो गई थी चलना, 2 साल तक ऐसी ऊपर रखी हुई थी टांग पे। तो उन दिनों कहीं कवि सम्मेलन में नहीं गए। तो मेरा कहना यह है कि कोई ना कोई एक आर्थिक जरिया आपके साथ ऐसा होना चाहिए जिस पर आप डिपेंड रहो। कविता को अपने दूसरे हॉबी के रूप में या दूसरे करियर के रूप में या आर्थिक उपज के रूप में भी आप जाओ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको दूसरा रखो हमेशा। एक कोई ना कोई आपके घर में खेती हो प्रॉपर, आपके घर में कोई दुकान हो, है ना, आप कोई ऐसा और काम जैसे आप कर रहे हो, ये भी कविता से जुड़ा हुआ है। आप एक कवि से बात कर रहे हो तो आधी कविता तो हो ही रही है, तो एक काम ऐसा भी करते चलो, साथ में एक कविता भी लिख दो। किसी दिन मैं फोन करूं कि रवि यार फलानी जगह कवि सम्मेलन है, मेरे पास 50,000 रुपए है, आ जाएगा क्या? तो तू कहेगा नहीं यार भाई साहब, मैं 50,000 में तो अपना नोएडा भी नहीं छोड़ सकता। तो मैं कहूंगा यार 60 ले लो भाई, यार थोड़ा तो मान लो बड़े भाई का, तो तुम ना नुकुर करके 55 पे मान जाओगे। तो ये, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। कविता हमेशा मन की प्यास बुझाने के लिए लिखो, कार्य क्षेत्र के रूप में, कैरियर के रूप में उसको 2 दर्जे पर रखो। कोई ना कोई एक आमदनी का मजबूत जरिया जो आड़े वक्त में जब हम मंचों पे ना जा पाए, कल को कोई हादसा हो जाए, माफ करे ईश्वर मेरा, किसी के साथ ना हो, लेकिन बाई चांस हो जाए और आप चलने की स्थिति में ना रहे, आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, कविता सुना के आप रुपए कमा रहे हो, उस दशा में फिर आपके घर परिवार, बच्चे, माँ बाप, बेटे बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगे? तो एक कोई प्रॉपर आमदनी का जरिया हो, उसके बाद आइए, स्वागत है। खूब इसमें आजकल तो खूब आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ है कवि सम्मेलन, ग्लोरी तो है ही है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसपे माँ शारदा की भी कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, और तो इसके लिए तो आपका स्वागत है। अच्छा, वर्तमान समय में मैंने देखा है सर, सोशल मीडिया पर कई ऐसे शो आ रहे हैं, जैसे एक शो वायरल हो रहा था India.Latent करके। कई ऐसे शोज हैं जिसमें बहुत सारी अभद्रता की जाती है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। भाई अगर हम बात करें कविता के बारे में, तो लोग इतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं उसमें जितनी उनको रखनी चाहिए। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह ये नहीं, और ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि इंडिया गॉट लेटेंट में कोई बहुत पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। एक बहुत छोटी सी इकाई है लोगों की जो मानसिक रूप से विकृत है या विकृत कर दी गई है। कैसे कर दी गई है कि सोशल मीडिया पे बस अंगूठे की एक जुम्बिश से जो लगातार रीलें देखते रहते हैं, जो जिसमें बहुत सारी अश्लील भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनको हम घर परिवार के साथ नहीं देख सकते, और उनको उसी में इंटरेस्ट आ रहा है। वो जीवन में ज्यादा उनका कोई बहुत कैरियर बनाने का भी उनका इच्छा नहीं है, जीवन को वो बहुत सीरियसली लेते भी नहीं है। ठीक है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनका जीवन का मूल मंत्र है। वो लोग बस इसी हास्य और व्यंग में बने रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। हालांकि आज देश में आवाजें उठने लगी हैं,
आज उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, लोग जागरूक हुए हैं। भाई हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आप क्या ये दूषित प्रदूषित भोजन परोस रहे हो, इसको बंद करने की जरूरत है। भाषा की पूरी मर्यादा जी खत्म ही कर दी, भाषा की छोड़ो। मतलब अपन फैमिली के साथ अगर उनको सुन ले तो ये लगे कि धरती फट जाए और उसमें हम समा जाए, ऐसे ऐसे उसमें शब्दावलियां इस्तेमाल होती हैं। लेकिन वो कविता की परिचायक नहीं है। कविता की परिचायक यही है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता का परिचायक है। वर्तमान दौर में मंचों पर आइए, कितने श्रेष्ठ गीत लिखे जा रहे हैं। छोड़ दीजिए 70s और 60s के कवियों को, छोड़ दीजिए उस समय के सीनियर पोइट्स को, नए लड़के, मैं बड़े गौरव के साथ आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है ना, ये 17, 18, 20 वर्ष की, वो जो कविता लिख रही है भाई साहब, अगर वो अंदर से कवि है, ऐसी कविताएं लिख रहे हैं कि मन में एकदम झंझनाहट पैदा हो जाती है। मैं अभी नाम लेना चाहूं तो 20 ले दूंगा, लेकिन नाम सिर्फ ले लूं 20 ले दूंगा, 20 छूट जाएंगे तो उनके मन को धक्का लगेगा, गजब भैया बैठे थे देखो मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं जो कविता को कविता धर्मिता के साथ जी रहे हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन कविताएं लिखी जा रही हैं, यूथ उनके साथ जोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भाई साहब एक एक कवि के एक एक मुक्तक की 50-50 हजार रीलें बनी हैं, और वो अभी 2 साल 4 साल उनको मंच पर आए हुए, और वो न सिर्फ अपने प्रदेश की सीमाएं लांग रहे हैं, न सिर्फ अपने देश की सीमाएं लांग रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कविता के रूप में कर रहे हैं। और वो लेटेंट वाले नहीं है भाई साहब, वो हमारी कविता के क्षेत्र के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। तो बस उसी उसूल को मत छोड़ो, कल पहचान तुम्हारी बनने वाली है कविता के रूप से। बस अपनी जिम्मेदारियों को, मां शारदे के प्रसाद को याद रखिए और उसी भावना के साथ कविता लिखिए। बेरोजगारी भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्षी सरकारें भी वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल उठाती रहती है। बेरोजगारी के ऊपर यदि आपके पास कोई कविता हो तो कविता के माध्यम से हमारे देश की बेरोजगारी आप कैसे दर्शाएंगे, कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा रवि तुमने। और बेरोजगारी एक ऐसा दंश है जो हमारे देश के युवाओं को निश्चित रूप से चुभता है, और इसके लिए सारी सरकारें ही जिम्मेदार हैं। रोजगार के अवसर कोई दूसरी सरकारें सृजित नहीं करेंगी, जो सरकारें हैं वही करेगा, विपक्ष थोड़ी सृजित कर सकता है। तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकारें कटघरे में खड़ी हुई हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, उसके बाद जो सवाल मैंने सीधे सरकार से पूछे थे उसकी कविता भी यहाँ पर सुनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रोजगार का मतलब क्या है। रोजगार का मतलब सरकारी सेवा ही क्यों समझा जाए। रोजगार का मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिससे आमदनी हो और हम अपने घर पर हो। तुम कौन सा सरकार की नौकरी कर रहे हो या पॉडकास्ट कर रहे हो? नहीं, रोजगार तो है नहीं, रोजगार। तो रोजगार के लिए यही सरकारें प्रयत्न कर सकती हैं कि भाई हम आपको स्टार्टअप देंगे, हम आपको लोन बहुत कम दरों पर देंगे, आप अपना कोई कार्य शुरू करिए। सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझा जा रहा है। सिर्फ मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास जारी रहे, वो भी एक बढ़िया तरीका है, लेकिन कुछ ऐसा भी करा जा सकता है। आप देखो अकेले हो, आपके नीचे 18-20 लोगों की टीम है, इतने लोगों का रोजगार अपने आप सृजित हो गया। लेकिन हाँ ये सही है कि रोजगार देने का काम सरकारों का है। अभी बीते लपेटे में नेताजी के शो में मैंने सीधे सीधे सरकार के प्रवक्ता से पूछा था, उसका एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं कि खुद भी डूबे डुबाया सभी को सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भाजपा से कह रहा हूं, खुद भी डूबे सभी को डुबाया सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हर तरफ सिर्फ गम सिर्फ गम सिर्फ गम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और एक शेर इसमें मैंने ये कहा था, जो मैंने सीधे सीधे भाजपा से पूछा कि जहां देखिए पिल पड़े मुंह उठाए, अजब भाजपा है गजब भाजपा है। सामर्थ्य देखिए एक कवि के, सीधे सीधे सरकार से पूछ रहा सामने खड़े होके, जहां देखिए पिल पड़े मुंह उठाए, अजब भाजपा है गजब भाजपा है, कहो कुछ भी सुनती नहीं है सुनाए, अजब भाजपा है गजब भाजपा है। न शिक्षा न रोजगार का ध्यान कोई, न महंगाई पर कोई भी नियंत्रण, न शिक्षा न रोजगार का ध्यान कोई, न महंगाई पर है कोई भी नियंत्रण, जो कहती है उसको कभी ना निभाए, अजब भाजपा है गजब भाजपा है। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था देश के युवाओं से, आपने 15 लाख रुपए खाता में भेजने का दावा किया था जब चुनाव आप लड़ रहे थे 2014 के, लेकिन ना तो रोजगार 2 करोड़ मिले किसी को, ना तो किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। तो ये प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा साहब कि उन रोजगारों का क्या हुआ जो आपने युवा पीढ़ी को देने का वादा किया। सर आजकल हमने देखा है कि जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में देश की चिंता किसी को नहीं है, सभी का बस एक ही इंटेंशन रहता है कि वोट लेना। ज्यादातर पार्टियों का इंटेंशन ये रहता है कि फ्री में दो और वोट लो।
इस राजनीति से देश को क्या क्षति हो सकती है, आप अपने अंदाज में बताएं कि ये जो राजनीति हो रही है ये किस प्रकार से हमारे देश के लिए खतरनाक है। लोग एकदम आइडल हो जाएंगे अगर आप उनको सिर्फ मुफ्त का राशन देते रहते हो। भाई आप उनके लिए कोई ऐसा कार्य सृजित कीजिए जिससे वो पैसे कमाएं और फिर अपना बाजार से खरीद करके चीजों को आगे बढ़े। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी कर दे रहे हो। देश में देश की चिंता ही नहीं है। देश में क्या क्या समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की, सुरक्षा की, तमाम विसंगतियां देश में है और आप सिर्फ वो कार्य करते हो जिससे कोई वर्ग विशेष संतुष्ट हो जाए। एक 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 दिशा ऐसी है राजनीति की जो अगर एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए सारे काम करती है, सारे अपना ध्यान रखती है, तो दूसरा वर्ग ऐसा है, दूसरी राजनीति का खेमा ऐसा है जो दूसरे वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक अगर सिर में गमछा बांधने को तैयार है तो दूसरा टोपी पहनने को तैयार है। एक अगर किसी मंदिर में जाकर के दंडवत होने को तैयार है तो दूसरा रोजा अफ्तार जाकर के करने के लिए तैयार है। अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया एक राजनेता। अब बताओ, कुरान खुद कहती है, उस तबके के, उस खेमे के लोग कहते हैं कि देखो ये किसी भी हिंदू के लिए या जो गैर इस्लामी व्यक्ति है उसको उसके लिए नमाज वाजिब नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही कर सकते हैं। लेकिन आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए कि वोटों के लिए लोग यहां तक जाने को तैयार हैं कि कुछ भी कर देंगे इस टाइप का। तो मैं तो हमेशा सवाल पूछता रहता हूँ, हमेशा पूछता रहूंगा, मंच से भी पूछूंगा और टीवी चैनल्स पर भी पूछूंगा, आज आपके पॉडकास्ट पे भी पूछूंगा। हम उस देश के रहने वाले हैं साहब जहां सारी जातियां, मैंने आपको पहले भी सुनाया था, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान की खुशबू, बहुत सौंधी है मेरे गांव के खलियान की खुशबू है, किसमें दम जो हमसे छीन ले पहचान ये अपनी, हमारे जिस्म से आती है हिंदुस्तान की खुशबू। तो उस देश को हमने कहां पहुंचा दिया। तब मैंने आज ही एक सवाल पूछा है, चढ़ा हुआ है सबका पारा, वाह भाजपा वाह, ये तंज की कविता है, सटायर की कविता है, उसी मन के साथ सुनना। चढ़ा हुआ है सबका पारा, वाह भाजपा वाह, कहां एकता भाईचारा, वाह भाजपा वाह, कहां चले गए सारी एकता, सारे भाईचारे, कहां एकता भाईचारा, वाह भाजपा वाह, फ्यूचर को गढ़ना था, हिस्ट्री खोद रहे हो तुम। भाजपा से सवाल है साहब, सरकार से सवाल है। कहीं इसकी कब्र खोदने लगेंगे, कहीं उसकी मजार खोदने लगेंगे, कहीं ये मंदिर के नीचे खुदाई हो जाएगी, कहीं वो मस्जिद के नीचे खुदाई हो जाएगी। सब क्या ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इन सब थोड़ा सा हम ध्यान हटा भी सकते हैं। शेर यूं है, फ्यूचर को गढ़ना था, हिस्ट्री खोद रहे हो तुम, देते रहते जलता नारा, वाह भाजपा वाह, सारे नारे आपके ऐसे हैं जिससे देश में आग लगे। सत्ता वाली इस चौसर पर बाजी हारे हम, सत्ता वाली चौसर पर हर बाजी हारे हम, सिर्फ आपकी हो पौबारा, वाह भाजपा वाह। तो ऐसे करके व्यंग हमेशा कविताओं में जीवंत रहा है और हम सरकारों से सवाल करते रहे और करते रहेंगे। देश का युवा कैसे देश बदल रहा है आज के समय में। नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि देश का युवा देश बदलेगा, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ही युवा बिजी है, व्यस्त है, सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है युवा। आपके अनुसार, आपके अनुभव से देश का युवा अब कैसे हमारे देश को तरक्की दिलवा सकते हैं? मैं तो देखो, मैं फिर वही बात कहता हूँ, आप कहोगे कि बार बार आप जो सामने उदाहरण उसको ले आते हो, मैं कैसे ये बात मानूं। हाँ ठीक है, एक बड़ी संख्या है जो रील्स के द्वारा सोशल मीडिया पर पूरा टाइम वेस्ट करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का युवा प्रतिमान कर रहा है। आप जाकर के विदेशों में देखिए, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े इंजीनियर्स हैं, जो बड़े कंपनियों के सीईओ हैं, वो हमारे भारतीय मूल के हैं। अभी तो ब्रिटेन में भारतीय मूल का व्यक्ति जाकर के प्रधानमंत्री बन गया था, क्या उसको हम बोल सकते हैं? तो ये युवा वर्ग अपनी जगह काम कर रहा है। सारी बड़ी कंपनियों में आप जाइए, वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वहां की जो फैकल्टीज हैं, वो हमारे भारत के युवा ही तो है, कहीं हमने विदेश से थोड़ी ना आयात किए। आप खुद जो सामने बैठे हुए भारत के युवा ही है। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सृजनात्मक रूप में कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, समय खराब करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके कुछ निष्कर्ष निकल करके आएंगे, इससे 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने स्थानीय, उसके लिए वोकल फॉर लोकल एक सरकार ने योजना शुरू की थी। युवा अपने जनपद में किसी एक कार्य को इतने अच्छे से उठाने के लिए उसको अलग से स्टार्टअप दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। वो युवा उस क्षेत्र में ही मेहनत करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। 16-16 साल के लड़के आ जाते हैं। अभी IPL चल रहा है, बहुत वायरल है, पूरा देश देख रहा है। 18 साल के लड़के आ गए और उन्होंने कितने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तो ऐसा नहीं है, हर युवा अपनी जगह पर लगा हुआ।
कुछ लोग ज्यादा, चूंकि जनसंख्या अपने देश की बहुत अधिक है, तो उसमें रील्स चलाने वाले भी बहुत से हैं, रील्स बना करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने वाले भी। मैं तो उनसे बहुत ही हाथ जोड़ करके आज नेक्स्ट जेन के इस मंच से कहना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य और अपने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही रील्स बनाएं। कई सीन मैंने ऐसे देखे, रेल के नीचे मोबाइल बना रहे हैं, मोबाइल से बना रहे हैं, ट्रेन आ गई, दुर्घटना हो गई। इन सबसे बचते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि युवा भटका हुआ है, युवा ये है कि थोड़ा सा उसको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे समय का, हमें अपना बचपन याद है, गली मोहल्ले में चाचा, ताऊ, बाबा, भतीजे, कितने लोग होते थे। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति हमें डांटने का अधिकार रखता था। आज माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, छोटे छोटे परिवार। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, आपको बगल वाले घर में कौन रह रहा है पता नहीं होता, और अगर बगल वाले ने आपके बेटे से, आपकी बेटी से कुछ कह दिया तो आप उसने लड़ना शुरू कर देते हैं। हमको तो हमारे चाचा ताऊओं ने, पड़ोसियों ने कितनी बार डांटा है, कितनी बार मारा है, सही दिशा बताइए। तो वो जो हमारी एक साझा विरासत थी, धीरे धीरे उसको हमने खोया है। इसके पीछे हम सब भी जिम्मेदार हैं। अगर एक बढ़िया मार्गदर्शक हमारे साथ हो तो युवा उतना भटका हुआ भी नहीं है। बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत का युवा एक नए हिंदुस्तान की रचना कर रहा है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम आगे भी बनेंगे, लोगों को गाइडेंस देते रहेंगे। और ये पूरा देश, भारत एक ऐसा देश है जी जो पूरे विश्व में सर्वाधिक नौजवान है। सबसे युवा देश अगर इस पूरे विश्व में कोई है तो वो भारतवर्ष है। यहाँ के 60% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। कितनी बड़ी ताकत है? ज्योत हमारी जलती है तलवारों के साए में। किसी बड़े शायर का शेर मुझे याद आ गया, तलवारों के साए में ये ज्योत हमारी जलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जिस तरफ युवा जाएंगे निश्चित रूप से ये देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। सर, आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं उनको हम भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमारा मार्गदर्शन काफी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे गीता हुई, महाभारत हुई, इन ग्रंथों से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप लेखक हैं, आप कवि हैं, आप इन ग्रंथों में डूबे रहते हैं, आपने इन ग्रंथों को पढ़ा है। हमारे युवाओं को आप बताइए कि ये ग्रंथों से हम कैसे क्या सीख सकते हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। जीवन में ये बहुत अनिवार्य है। एक कवि की हैसियत से आपने बीच में प्रश्न भी किया था कि आप युवाओं को क्या मार्गदर्शन देंगे कवि बनने के लिए। तो सबसे बड़ा मार्गदर्शन उसका यही है, लिखने से पहले पढ़ो। कुछ भी आप कविता लिखने जा रहे हो उससे पहले पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, खूब सारा पढ़ो, जो मिले वो पढ़ो। मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, कॉमिक्स पढ़ता था, चंदन, नंदनवन, चंपक, ये सारी कविता पढ़ के उसके बाद बहुत सारे वो जो कॉमिक्स आते थे वो मैंने पढ़े। चाचा चौधरी और साबू के समय आया करते थे, वो मैं पढ़ा करता था। एक ध्रुव करके एक कैरेक्टर क्रिएट हुआ था, ध्रुव के वो मैंने पढ़ता था। मैंने बहुत सारे टीवी पर वो इसके वो कौन सा है, स्पाइडरमैन के बहुत सारे। तो क्या होता है, इससे एक मानस बनता है। फिर उसके बाद जब आप थोड़े से और सीनियर हो गए तो आप अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करो। मैंने प्रेमचंद को लगभग पूरा पढ़ा, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन, गोदान, उनकी कितने सारे उपन्यास, मानसरोवर उनकी कहानियों का संग्रह है, वो आप पढ़िए। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम कविता निकल आई, लेकिन उससे आपका एक मानस बनता है, आपकी नॉलेज बनती है। उसके बाद आप आइए जहां तक आपने सवाल उठाया धार्मिक ग्रंथों का। वेद हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की आधार है, नींव है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वेद के गो थ्रू होने का एक अवसर मिला कोरोना काल में। उससे पहले मैं सारी धार्मिक किताबें खरीदता रहता था, लेकिन व्यस्ततावश मैंने उनको कभी पढ़ नहीं पाया। कोरोना काल में लगातार घर पे रहना हुआ, बाहर निकल ही नहीं सकते थे, पुलिस खड़ी होती थी, तो क्या ही किया जाए। तो मैंने वो धार्मिक किताबें निकाल करके उनको पढ़ना शुरू किया। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वेदों को समझ गया, क्योंकि बिना गुरु के, बिना आरण्यक और उपनिषदों को पढ़े हुए, एक सम्यक अध्ययन किए बिना वेदों को समझने की क्षमता आज इस देश में, इस विश्व में किसी की नहीं है। उसके लिए बहुत गहरा, लेकिन ये है कि उसका मैंने हिंदी टीका के साथ पढ़ा तो एक बार मुझे समझ में आया कि वेदों में क्या है। विश्व के बहुत सारे साइंटिस्ट वेदों को कोड करते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये वाली पद्धति जो है वो वेदों से सीख ली। तो ये तो हो गए हमारे आधारभूत ग्रंथ। अब आप आ जाइए, वाल्मीकि रामायण है, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये सिर्फ एक कथा साहित्य नहीं है, इसमें एक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। मैंने खुद वाल्मीकि रामायण को जब बांचा, वही कोरोना काल में 2 वर्ष का समय मिला, तो ये सारे मैंने पढ़े। पूरे इतिहास की जानकारी
वाल्मीकि जी ने उसमें लिखी हुई है। पूरा जो इंटरनेशनल ज्योग्राफिया है जी। उसके विषय में वाल्मीकि जी ने चर्चा की है। कितने महाद्वीप है, उस समय तो ना ये रडार थे, ना हवाई जहाज ना थे, सैटेलाइट। ना दूरबीनें थी, ना सैटेलाइट थे। उस दौर में हमारे ऋषियों ने कितने महाद्वीप हैं, कौन से प्रायद्वीप हैं, किस महाद्वीप पर कौन सी जलवायु है, वहां कौन कौन सी नदियां, नदियों के नाम अलग हो सकते हैं, वो संस्कृतनिष्ठ हो सकते हैं, जी। लेकिन वही नदियां हैं, उसी तरीके का वर्णन है। वहां कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब जहां ताड़ पाए जाते हैं तो हमारे ऋषियों ने लिखा कि यहाँ ताड़ के पेड़ ज्यादा है, जहां गन्ने की उपज ज्यादा उन्होंने उनमें लिखे हुए। तो ये ग्रंथ पढ़ने से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, बहुत सारे ज्ञान का वर्धन होता है। उपनिषद जितने भी हैं, पुराण जितने भी हैं, ये सब हमारे मानस को परिपक्व करते हैं, हमारे मन को तैयार करते हैं एक सार्थक दिशा की ओर ले जाने के लिए। अब ये हम लोग रोज पढ़ा करते हैं, खाना खाने जब भी बैठते हैं, सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, ये भाई साहब हमारे पुराणों के श्लोक हैं, हमारे वेदों की ऋचाएं हैं। हमने इसको स्कूलों में गुनगुना तो लिया, लेकिन हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये हमने पुराण से लेकर के इसको सुनाया है, इसको वेद की ऋचा के रूप में लेकर के सुनाया है। विष्णु पुराण का हिस्सा है, बताओ। अब विष्णु पुराण के हिस्से को हम दोहरा तो बचपन से रहे हैं, लेकिन ये जाना नहीं कि हमारी संस्कृति का, हमारे वैदिक और हमारे माइथोलॉजी का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। तो इससे बहुत तगड़ा मानस तैयार होता है। रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे जीवन को हमें सिखाता है। राम कथा अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण की कथा अनुश्रवणीय है, उससे सुनिए, सुन करके अपना रास्ता तय करिए। लेकिन भगवान राम की जो कथा है वो अनुकरणीय है, उन्होंने जो किया वो हम कर सकते हैं, उस रास्ते पे चल सकते हैं। रामचरितमानस अपने आप में सारे रिश्तों को सिखा देने वाला ग्रंथ है। एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, भाइयों भाइयों के बीच में किस तरीके का प्रेम होना चाहिए। ये देश जहां मुगल सल्तनत में भाइयों के सिर काट करके थाल में सजा के पिता को दिखाए गए हैं, उसी देश में हमारे माइथोलॉजी का, हमारे धार्मिक ज्ञान का एक युवा, हमारे अयोध्या का एक राजकुमार भरत अपने भाई की खड़ाऊ रख करके माथे पे लाता है और सिंहासन पर रख करके 14 साल तक उन खड़ाऊओं से राज चलवाता है और खुद सिर्फ देख रेख में रहता है। हम उस सभ्यता को जीने वाले लोग हैं जिसमें सेवक का धर्म किस तरह निभाना है, ये हनुमान जी से कोई सीख ले। कोई प्रश्न नहीं करते मर्यादा पुरुषोत्तम से, सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये अगर सेवा का धर्म किसी को सीखना है तो हनुमान जी से सीख ले। अगर किसी को पत्नी का रूप सीखना है कि पातिव्रत धर्म क्या होता है, मैया जानकी से सीखे, उर्मिला से सीखे, भरत की पत्नी से सीखे, लक्ष्मण की पत्नी से सीखे, श्रुतकीर्ति से सीखे। ये सारे रिश्ते जो है ये हमको रामचरितमानस सिखाती है, एक एक चौपाई उसकी सिखाती है। संसार के जितने भी कूटनीति हैं, जितने प्रकार की कूटनीतियां हो सकती हैं, उनसे संघर्ष करके आगे कैसे निकलना है, ये अगर सीखना है तो महाभारत से सीखे। कितना बड़ा दर्शन है महाभारत अपने आप में। सारे रिश्तों को, कौरव वंश, पांडु वंश और इन सारी चीजों को समझाते हुए महाभारत के युद्ध तक ले जाता है। भगवान कृष्ण किस तरह से 5 गांव मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन के। हमारे रश्मिरथी में कितना सुंदर कवि ने, दिनकर जी ने लिखा है, ले ले दुर्योधन बांध मुझे। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रंथ ही हमको सिखाते हैं। गीता अपने आप में कितना बड़ा ग्रंथ है। आप कल्पना कीजिए, एक युवा है, आजकल बड़े वो मोटिवेशनल कैंप चलते हैं, उसमें बड़े मोटिवेशनल वो बुलाए जाते हैं पर्सनालिटीज स्पेशलिस्ट, वो आकर के मोटिवेशन देते हैं और ज्ञान सिखाते हैं। आप देखिए, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है? हम तो जीवन में, जिंदगी में थक गए हैं, उसके लिए हमको चाहिए एक मोटिवेशनल स्पीकर हो जो हमें बताए। वहां तो युद्ध सामने खड़ा हुआ है, महाभारत की सेनाएं सामने खड़ी हुई है, और एक बेटे का, भारतवर्ष के एक बेटे का जो इंथुजियाज्म है, जो उसके अंदर की पावर, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ये सामने ताऊ खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, भाई खड़े हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं? अब मोटिवेशनल स्पीकर खड़ा हो गया, योग गुरु भगवान कृष्ण शुरू हो गए। वहां से उन्होंने गीता का गायन शुरू कर दिया। क्लैव्यम मां स्मागम पार्थ न तो वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। ऐसा स्त्रीत्व का धारण, क्लैव्य माने होता है जो कहना चाहिए न्यूट्रल जेंडर होता है ना, थर्ड जेंडर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि थर्ड जेंडर जैसा आचरण मत करो, धनुष उठाओ और अपने मन में वीरता का धारण करते हुए, ये सारी चीजों को भूलते हुए कि कौन अपना है कौन पराया, जब युद्ध करना है तो फिर युद्ध करना। और अर्जुन खड़े हो जाते हैं, उसके बाद महाभारत का युद्ध होता है। तो ये सारी चीजें, किन परिस्थितियों से हमें किस तरह निकलना है। कर्ण का जीवन दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देता है।
तो ये सारे जो है ये हम अपने धार्मिक ग्रंथों से ही सीखा करते हैं। हमारा तो जो सनातन धर्म का वैभव है वो अपने आप में इतना महान है कि इसका एक अंश भी कोई अगर अपने हृदय में धारण कर ले तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसका पराभव नहीं हो सकता, वो सदैव आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों पर आ जाइए, सम्राट अशोक को पढ़ लीजिए, राणा प्रताप को पढ़ लीजिए, राणा सांगा को पढ़ लीजिए, जिस पर आजकल सवाल बड़े उठ रहे हैं, बड़ा वायरल है ये मुद्दा। एक युवा जिसके छाती में, जिसके जिस्म में 80 घाव लगे हुए, जिसका एक हाथ कटा हुआ है, जिसका एक पैर फ्रैक्चर है, और वो बाबर की सेनाओं के सामने खड़े होकर के युद्ध कर रहा है। खुद किससे कर रहा है? तलवारों से, बर्छियों से, भालों से। सामने जो सेना है उसके पास क्या है? तोपें, बारूद, आग्नेयास्त्र, और इसके बावजूद राणा सांगा उनके खिलाफ युद्ध कर रहा है, उनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। राणा प्रताप ने 6 बार आक्रमण किए, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर के दिवेर की घाटी तक 6 बार आक्रमण हुए अकबर की सेना की। अकबर की सेना ये चाहती थी कि आप तो मुगलिया साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में स्थापित हो गया है, सब पर हरा झंडा फहरा रहा है, मुगलिया सल्तनत का ध्वज फहरा रहा है, चलो मेवाड़ पर भी कब्जा कर लेते हैं। एक लड़का खड़ा हो गया, महाराणा प्रताप, उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप, जिसकी रक्षा के लिए एक गुजरी पन्ना थाय ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था। वो बेटा खड़ा हो गया, 6 युद्ध लड़े गए लगातार, हल्दी घाटी से लेके दिवेर की घाटी के तक। अकबर की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी राणा के सामने आते, अपने सिपह सालारों को भेजते थे। 6 के 6 युद्ध में चेतक पर सवार उस अश्वारोही ने अकबर को बता दिया कि ये केसरिया तलवारों का पानी कैसा होता है, और मेवाड़ पर, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का ध्वज हो गया था, लेकिन मेवाड़ पर आजीवन भगवा झंडा ही फहराता रहा, सनातन का झंडा ही फहराता रहा। उन ऐतिहासिक लोगों को हम भूल सकते हैं? सम्राट अशोक को हम भूल सकते हैं? राजा भोज को हम भूल सकते हैं? विक्रमादित्य को भूल सकते हैं, जिसने उज्जैनी की स्थापना कराई, महाकाल का इतना विराट वहां पर लिंग स्थापित किया, मंदिर स्थापित किया। दक्षिण भारत की सनातन परंपरा को हम भूल सकते हैं, जहां ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं। अगर आर्किटेक्चर के हमको बता दिया जाता है साहब, कुतुब मीनार बहुत अच्छी है, ताजमहल बहुत अच्छा, 8वां आश्चर्य है साहब। आप एक बार जाकर के जरा बालाजी मंदिर का दर्शन कीजिए, आप एक बार जाकर के दक्षिण भारत के मंदिरों का शिल्प समझने की कोशिश कीजिए, आपको लगेगा कि ये उत्तर भारत की जो तथा कथित बड़ी इमारतें हैं वो कहीं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें मानस में धारण करने जा सकता है। मैं फिर कहता हूं कि आपको कविता के क्षेत्र में आना है, लेखन के क्षेत्र में आना है, मोटिवेशनल क्षेत्र में आना है, तो आपको ये सारी चीजें अध्ययन करना। राणा का जीवन एक बार पढ़ लो, श्याम नारायण पांडे जी की कविता पढ़ लो, हल्दी घाटी, न मिले कहीं तो अजय अज्ञान की चेतक सुन लो। कहीं भी मन टूटा हुआ हो तो मन एक बार फिर से बुलंदी के साथ दुश्मन के सामने खड़े होने की प्रेरणा देने लगता है। इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। विज्ञान भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, जितनी भाषाएं पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन सब कुछ पढ़िए और अपने विवेक के हिसाब से निर्णय लीजिए कि समय किस चीज का समर्थन कर रहा है, उस दिशा में आगे। सर, आपको फिल्मों का भी शौक है, आपकी एक फिल्म काफी ज्यादा वायरल हुई, जनता की लगाम। कैसे आपको रुचि आई कि फिल्मों में भी जाना चाहिए, और आप कैसे आपने अपने अंदर से अभिनय का भी टैलेंट निकाला, आप उसके बारे में बताएं। बड़ी ही रोमांचक अच्छा प्रश्न पूछ दिया, नहीं तो वो छूटा जा रहा था इस पॉडकास्ट में। देखो, अभिनेता तो मेरे अंदर था। जब मैं कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ता था, छोटे छोटे नाटक जो स्कूल्स में होते हैं उसमें मैं पार्ट प्ले किया करता था, छोटे छोटे रोल्स करता था। फिर उसके बाद मैं रामलीलाएं देखा करता था, नाटक शहर में हुआ करते थे वो देखा करता था। बड़ी बड़ी कंपनियों नाटक, कोरबा एक बड़ा शहर था मध्य प्रदेश का, अब तो छत्तीसगढ़ में हो गया वो, तो वहां मैंने बहुत सारे अच्छे जो नाटक थे वो देखे। अभिनय के विषय में जानकारी थी, लेकिन जहां तक ये फिल्म का सवाल है, फिल्म तो खूब सारी देखी। मतलब मैं दीवाना था फिल्मों का। मैं छोटे से गांव में रहता था, और यहाँ तो अभी आ गया, मेरा अपना गांव बूढ़ा दाना है, बहुत दूर है औरैया से 12-14 किलोमीटर। मैं वहां रहा करता था। नदिया के पार फिल्म आई थी उन दिनों। अच्छा। लोगों ने 70-70, 80-80 बार देखी थी भाई साहब। और हम जहां कहीं गली में निकले, लोग कहें अरे साहब नदिया के पार क्या फिल्म है, और उसमें गुंजा और चंदन ये नायक नायिका थे, बड़ी चर्चाएं होती थी। एक दिन मैं जिद पे लगी, मैंने कहा नहीं अम्मा, अब हम भी देखेंगे नदिया के पार। तो बड़ा घर में तनाव का वातावरण की अच्छी विचित्र टाइम की, कौन औरैया लेकर के जाए दिखाए। लेकिन बहरहाल प्रेम किया जाता था घर में, तो लोगों ने मुझे भाई के साथ या ताऊ जी के साथ भेज करके नदिया की पार दिखवाई। उसके बाद फिर शोले देखी भाई साहब। आज तक जुबान पे बहुत सारे उसके डायलॉग
हमेशा जवान पे रहते हैं। सिनेमा को बहुत तरीकों से देखा, व्यावसायिक सिनेमा भी देखा, और जो ये आपके जो कहना चाहिए जिसमें ये ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह इस तरीके के जो फिल्म किया करते थे, वो सिनेमा भी बहुत मन के साथ देखा। अर्ध सत्य जैसी मूवी देखी, बहुत सारी, तो सिनेमा को बहुत अच्छे से समझा। लेकिन मन में कभी ये नहीं था कि मैं सिनेमा में काम करूंगा या कोई रोल करूंगा। वो घटनाक्रम अचानक घटित हुआ। अच्छा। अपने यहाँ विक्रांत दुबे जानते हो, वो इन सब कामों में लगे रहते थे, तो उन्होंने एक फिल्म की परिकल्पना की। जिला प्रशासन के सहयोग से एक फिल्म बनाई जानी थी 40-50 मिनट की, जिसका नाम था जनता की लगाम। की जनता जो है वो अपराध पर कैसे लगाम कर सकती है, जनता की सहायता से समाज में होने वाली विद्रूपताओं पर पुलिस और प्रशासन का सहयोग लेते हुए कैसे लगाम कसी जा सकती है। तो विक्रांत मेरे पास आया, उस फिल्म का प्रोड्यूसर, उसने कहा अजय दादा, अंजाम साहब, आप तो लेखक हैं बहुत अच्छे, मैं आपको ये बता देता हूं कि हम क्या फिल्माना चाहते हैं, उसकी स्टोरी लाइन और इसकी स्क्रिप्ट आप लिख दो। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरा क्षेत्र है, मैं तो लेखन के काम में ही रहता हूं। तो मैंने उसकी पूरी पहले वो स्टोरी लाइन लिखी, फिर उसके स्क्रिप्ट लिखे, फिर उसके डायलॉग लिखे, सारा कुछ काम मैंने तैयार करके विक्रांत को दे दिया। अब उसने क्या किया कि लखनऊ से ऐसी आपके जैसी एक स्पेशलिस्ट टीम बुलाई, फिल्मों की रिकॉर्डिंग करने वाली बड़ी पूरी टीम आई थी, 15-20 लोग। उसमें मेकअप मैन भी थे, कैमरामैन भी थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो भी होता है टीम में, वो सारे लोग आए। आकर के शहर के एक होटल में टिका दिए गए। उनकी फीस थी 1 लाख रुपए पर डे, पूरी टीम की। अच्छा। मतलब सारे उनका इक्विपमेंट एज वेल उनके जो क्रोमास, गाड़ियां, वो सब मिला करके 1 लाख का खर्चा। उसमें एक दरोगा का रोल था। उस दरोगा के रोल के लिए औरैया का ही एक युवा प्रोड्यूसर ने चुना था, डायरेक्टर ने चुना था। इत्तेफाक कह लीजिए या मेरे हिस्से में एक ब्रेक आना था। भविष्य को ये था कि कल को जब अजय अंजाम का परिचय लिखा जाए तो उसमें एक लाइन ये भी लिखा जाए कि जनता की लगाम में इन्होंने लेखक का काम भी किया, स्क्रिप्ट राइटर का काम भी किया, और उसके जो मेन रोल है जो दरोगा का, वो भी अजय अंजाम ने किया। ऐसा कुछ घटित होना था, माँ का यही मन था, भविष्य का यही मन था। तो हुआ ये है कि कल शूटिंग शुरू होनी है, और आज वो जो उसमें दरोगा बनने वाला था, इंस्पेक्टर का रोल करने वाला था, उस लड़के का बाइक से केले के छिलके के ऊपर बाइक स्लिप हो गई और उसके पैर में फ्रैक्चर। अब प्रोड्यूसर मेरे पास आया, वो डायरेक्टर, उसने कहा अंजाम साहब बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले भाई साहब पूरी टीम आई पड़ी हुई है और उसने 15 दिन का समय हमारे लिए रखा है, 15 लाख रुपए उनको हमें देना है। और वो ऐसा है नहीं कि अब आज यहाँ से चली जाए तो कल से कहीं प्रोडक्शन लग जाए, वो तो 15 दिन अपने घर में ही रहेगी। तो उनका कहना यह है कि आप शूटिंग करो या ना करो, हमारी फीस हमको चाहिए। वो मेन रोल है पूरे सिनेमा में, मतलब वो जो सेंट्रल रोल है दरोगा का, इंस्पेक्टर का। दरोगा के रोल में आप एकदम परफेक्ट भी, जैसे दरोगा एकदम होते हैं ना, हेल्दी से, लंबे से। हाँ सुनो, तो वही तो कारण बन गया। वो मेरा लंबा चौड़ा होना और फिट होना, वो ही एक कारण बन गया। तो उसने आकर के धीरे धीरे भूमिका बनाई कि ये ऐसे, हमसे तो पूरे पैसे लग जाएंगे। अच्छा, आज मैं किसी से कहूं कि तुम पूरी फिल्म की स्टोरी समझ लो, उसके डायलॉग समझ लो, उसकी स्क्रिप्ट समझ लो, डायलॉग रट लो, कोई नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। आपने चूंकि स्वयं लिखे हैं तो आपके मानस में ज्यादातर है, आपको बस एक बार देखना है, और ज्यादा होगा टेलीप्रॉम्प्टर लगा देंगे या बैनर में लिख करके खड़े हो जाएंगे, किसी तरह आप स्वीकार कर लो। अरे मैंने कहा यार मैं कभी आदमी हूँ, मैं कहीं सिनेमा में रोल थोड़ी करूंगा। अब लेकिन उसकी जो पीड़ा थी, पैसे जा रहे थे, उसके नुकसान होने वाला था, उसने निवेदन किया, छोटा था मेरे उम्र में, तो भाई साहब प्लीज कर दीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैंने कहा कि यार ब्रेक आया है जिंदगी में, चलो कर करके देखते हैं। मैंने उसको हाँ कर दी। वो स्क्रिप्ट मेरे पास थी, मैंने रात भर उसका अध्ययन किया, सवेरे सेट लग गया। सेट भी एक बहुत मतलब करोड़ों का भवन था उधर नारायणपुर में। अच्छा। वहां हाँ, उसको उन्होंने किसी तरीके से हायर किया या प्रेम में ही उनसे स्नेह, तो वहां शूटिंग शुरू हुई। मैंने उसमें रोल किए बहुत सारे, 15 दिन तक शूटिंग चली। एक बड़ी ही मजेदार घटना उसके साथ जुड़ी हुई है। हमने दरोगा का नाम रखा था होशियार सिंह, इंस्पेक्टर होशियार सिंह। होशियार सिंह आपको शायद याद हो, मनोज गुप्ता हत्याकांड हुआ था अपने औरैया में, जिसमें विधायक शेखर तिवारी जी आरोपित हुए। वो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर मनोज गुप्ता। तो उस पूरे सिनेरियो में एक इंस्पेक्टर का नाम आया था, उस इंस्पेक्टर का एक्चुअल नाम था होशियार सिंह।
अच्छा। तो फिल्म को हाइप देने के लिए थोड़ा सा और मजे लेने के लिए डायरेक्टर ने कहा कि दरोगा का नाम हम लोग इंस्पेक्टर का नाम होशियार सिंह रखेंगे। अब मेरे लिए अचानक रात की रात वर्दी कहाँ जाए, मेरे पास तो कोई वर्दी थी नहीं पुलिस की। तो फिर चूंकि उसमें जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा था, पुलिस विभाग भी सहयोग कर रहा था, क्योंकि हम ये दिखा रहे थे जनता को कि जैसे 1090 है सुविधा, 101 डायल है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जनता कैसे सोल्यूशन निकाल सकती। तो पुलिस विभाग शामिल था। तो उसने कहीं फोन लगाया, बोले एक दरोगा ने बोला कि हाँ मेरी भी हाइट 6 फुट 2 इंच है और पर्सनालिटी भी ठीक है, अंजाम सर को मैं जानता हूँ, कवि है, उनको वो फिट आ जाएगी ड्रेस। बोले है कहाँ वो? बोले इटावा में रखी है, मैं अभी लाया नहीं हूँ। उसने गाड़ी भेजी इटावा। अच्छा। और वो ड्रेस आई, मैंने सुबह उसको पहना तो एकदम मेरे ऊपर फिट आई, टोपी वोपी लगाई और पिस्टल स्टल लगाई, तो मैं खुद आईने में देख करके खुश हो गया। मैंने कहा हाँ यार लग तो रहा दरोगा। कैमरा सामने है और डायरेक्टर ने लाइट साउंड कैमरा और एक्शन जैसे ही बोला, मुझे याद आया अरे यार सब कुछ तो है, जो नेम प्लेट होती है वो तो है नहीं। अब ये तो एक प्रॉप जो होता है ना, प्रॉपर्टी, वो लैग थी कि भाई एक प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो नेम प्लेट नहीं है तो बात नहीं बन रही है। तो एक जो उस फिल्म की हीरोइन थी, उसके फादर आए थे साथ में। अच्छा। वो काम करते थे किसी ऐसी सेना के किसी बीएसएफ में या सीआरपीएफ। बोले अजय भाई मेरे पास रखिए, लेकिन उसमें होशियार सिंह नहीं लिखा है, उसमें तो मेरा नाम लिखा है इंस्पेक्टर गौतम द्विवेदी। तो हमने कहा अभी तो एक भी सीन इसमें गया नहीं है जो कट जाए। ऐसा करते हैं दरोगा का नाम बदल देते हैं, ठीक है, होशियार सिंह नाम से कोई बहुत बड़ा हाइप मिलने नहीं जा रहा, वो तो अपन ने यूं ही रख लिया था। तो ऐसा करते हैं दरोगा का नाम गौतम द्विवेदी रख लेते हैं, आप ले आओ जाकर। और वो गए बाइक से 5 मिनट में घर से लेकर के आ गए और वो गौतम द्विवेदी की नेम प्लेट मैंने अपने छाती पर लगाई, ऐसे करके उसमें फिर मैं होशियार सिंह से इंस्पेक्टर गौतम द्विवेदी बना और फिर वो बड़े मजे की फिल्म शूट हुई। डायलॉग था वो, अगर आपको याद हो तो आप हमारे दर्शकों। हाँ, उसमें एक डायलॉग था उसमें जो वो बना हुआ था, जो आपने ऐसा लग रहा था जैसे आप मजे हुए अभिनेता। हाँ मजे हुए क्या, मैंने आपकी वजह से उसको 2-3 बार देखा प्रॉपर। अरे उसका जब उसका प्रीमियर हुआ अपने यहाँ, जो तिलक महाविद्यालय नहीं है, तिलक महाविद्यालय की इंदिरा सभागार में उसका प्रीमियम हुआ और मुझे बड़ा लॉन्च किया गया। मैं लाल वाल कोट पहन के और एकदम जैसी रूम में एंट्री मारी मैंने, बैनर वैनर पूरे शहर में लगे हुए थे, होर्डिंग्स। तो मैं जैसी मैंने एंट्री मारी तो लड़कों ने सीटी बजा बजा करके, तालियां बजा हो करके मुझे वहां पर वेलकम किया। तो मुझे हाँ लगा यार स्टार वाली फीलिंग तो आई है, अभिनेता बन गए, ऐसा सीन तो हुआ। तो उसमें जो वो विलेन था, तो वो मोस्टली हम लोग देखते हैं फिल्मों में ठाकुर बना दिया जाता है ना, ठाकुर है तो वो विलेन होगा। तो उसमें एक डायलॉग मैंने उसको मारा था, ऐसी कोतवाली में हम लोग थाने में बैठे हुए हैं और उसने कोई ऐसी बात चुभती हुई कह दी जो पुलिस विभाग में आ रही थी। तो मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा खबरदार ठाकुर साहब, औकात में रह करके बात करिएगा, वरना मेरा नाम इंस्पेक्टर गौतम द्विवेदी है, 2 मिनट के अंदर हवालात में खड़े दिखाई पड़ोगे। इस पर सबसे ज्यादा तालियां आई थी इस डायलॉग पर। बड़े मजे किए उस फिल्म को बनाने में हमने। आज भी यूट्यूब पर है। जब भी मेरा भी मन होता है कि भाई जिंदगी का एक हिस्सा, एक स्वर्णिम वक्त ये भी रहा है, तो मैं यूट्यूब पर जाकर के जनता की लगाम सर्च करके देख लेता हूँ। आप भी देखोगे तो आपको जरूर यूट्यूब पर मिल जाएगी, जनता की लगाम टाइप करिएगा। 40-42 मिनट की मूवी है, उसमें मैसेज अच्छा है, मैंने वो देखी है, मैसेज बहुत अच्छा है। उसमें एक सीन ऐसा था कि लड़की जो है वो बस में जा रही है, उस समय दामिनी हत्याकांड हुआ था, आपको याद है? बस में घटनाक्रम हुआ था, तो उसको भी हमने उसमें किया था कि कैसे कोई लड़की बस में है या पब्लिक कन्वेंस में, उस समय अचानक कोई ऐसी घटना उसके साथ होने लगती है, कैसे वो 1090 का इस्तेमाल कर सकती है। तो मोबाइल निकाल करके उसने टप से मैसेज किया और इधर पुलिस महकमा का वो जो 1090 वाला महिला विभाग है वो सक्रिय हो गया और उसने पूरा पीछा किया और बस में से मैं ही दरोगा के रूप में गया और 4-5 गाड़ियां पीछे से जा करके और बस को रुकवाया, एंट्री मारी, बस के अंदर फाइटिंग हुई। और अब देखो सारी चीजें कैसे घटित हुई। जब मैं हाई स्कूल इंटर में कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने कराटे, जूडो कराटे सीखा था। शोतोकान कराटे डू एसोसिएशन का मैं हिस्सा था और मैंने वहां कराटे सीखे हुए थे। लगातार 2-3 साल तक उसकी प्रैक्टिस की थी। तो सारे पंच, मवाशीगिरी, माईगिरी, योकोगिरी, ब्लॉक सारे मुझे आते थे, तो उसका भी वहां यूज हो गया। वैसे तो सड़क पर अपन कभी किसी से लड़े नहीं, भले आदमी थे, शरीफ व्यक्ति थे, तो कभी किसी गुंडे लठैत से अपना काम नहीं पड़ा। लेकिन सिनेमा में अब देखो, मैं कहता हूं ना कि क्या घटित हो रहा होता है, उसका कब यूज होना है ये अपन नहीं तय करते। वो मैं कराटे सीख रहा था तो वो फिल्म में इस्तेमाल हुए कि जब मैंने पंच चलाए या किक्स चलाई तो अच्छे से वो मैं चला पाया।
उसको दरोगा का जब मैंने रोल किया, एनसीसी जब हम लोग तिलक डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस समय मैंने एनसीसी की 3 साल तक लगातार सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं मैं, एग्जाम्पलरी सर्टिफिकेट के साथ मैंने सी सर्टिफिकेट किया। मेजर आदित्य त्रिपाठी उस समय वहां के एडजुटेंट ऑफिसर हुआ करते थे। बहुत सारे इटावा में कैंप, वो एक एटीसी हुआ एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसमें करीब 10,000 कैडेट आए थे पूरे भारतवर्ष से। और गर्व करिएगा अपने औरैया पर कि उस 10,000 कैडेट्स में मैं औरैया का अंडर अफसर था, मुझे ही कैंप सीनियर अंडर अफसर बनाया गया था। 10,000 कैडेट्स के ऊपर मैं था, मेरे लिए एक अलग राउटी लगाई गई थी, अलग टेंट लगाया गया था कि नहीं भाई ये कैंप सीनियर अंडर अफसर है। औरैया ने 15 अवार्ड्स बांटे गए थे उस समय। टेंट लेआउट किसका अच्छा है, गेम्स किसके अच्छे हैं, ड्रिल किसकी अच्छी है, वर्दी कौन सी जो वो कंपनी है वो अच्छी पहनती, 15 में से। और स्पोर्ट्स किसके अच्छे हैं, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर था, बहुत अच्छा तो ना कहें, लेकिन हाँ मैं वॉलीबॉल अच्छा खेलता था, रेस बहुत बढ़िया बनाता था, हाइट थी तो ब्लॉक खूब अच्छा कर लेता था, तो वॉलीबॉल में हमने खूब सारे वो जीते थे। तो 15 में से 10 अवार्ड औरैया लेकर के आया था। मेजर आदित्य त्रिपाठी ने एक बार जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि अजय लेने जाया करते थे अवार्ड लेने, तो वो ग्रीन कारपेट बिछी हुई थी। अच्छा, एनसीसी के जो बूट्स होते हैं उसमें नीचे नाल लगी रहती है, जैसे घोड़े को लगाते हैं ना, वैसी लोहे की लगी रहती है, तो उसमें एक कील निकली हुई थी। तो मैं ड्रिल करके जाता था एकदम अवार्ड लेने, तो एक बार वो कील जो है वो उसमें ग्रीन कारपेट में फंस गई, लेकिन मेरे पैर का वेग इतना था कि वो ग्रीन कारपेट चर्र से फट गई और मैं वहां ठिठका नहीं, रुका नहीं और मैं चलता चला गया। तो मेजर साहब, इसको मेजर आदित्य त्रिपाठी मेरे गुरुदेव, वो इस चीज को बड़े गर्व के साथ बताया करते थे। तो वो जो एनसीसी की ट्रेनिंग थी, वो जो जूडो कराटे की ट्रेनिंग थी, वो जो गांव में रहने की बिंदासियत थी, वो जो सिनेमा देख करके कैसे एक्टिंग की जाती है, इसको सीखने की थी। मैंने तो कार चलाना किसी से नहीं सीखा भाई साहब, मैं बगल में बैठ करके नजर रखता था ड्राइवर कैसे गियर लगाता है, कैसे ब्रेक लगाता है। एक दिन अचानक मैं स्टीयरिंग पे बैठा और कार लेकर के चल पड़ा और चला ही गया। उसके बाद लोग आश्चर्यचकित होने लगे। तो ये जीवन में जो अपन सीखते हैं वो जिंदगी के किसी ना किसी आयाम में काम आता है। जनता की लगाम जब बनी तो उसके पीछे ये मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, ये मेरी जो कहानियां पढ़ने का शौक था, जो फिल्में देखने का शौक था, जो एनसीसी का मेरा सी सर्टिफिकेट था, जो जूडो कराटे की मेरी ट्रेनिंग थी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आई। एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। आपका कोई भी श्रम, आज अपन यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं पूरे दिन का थका हुआ, मैं पूरे दिन चैनल में था, आज पॉडकास्ट में अपन बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं भविष्य की किसी बड़ी घटना का ये प्रारंभ है। यहाँ से वो हर अंत का आरंभ होता है, हर आरंभ का अंत होता है। तो ये किसी बड़े घटनाक्रम की पृष्ठभूमि है जो आज यहाँ लिखी जा रही है, पटकथा लिखी जा रही है, ट्रेलर अभी ये सामने आ रहा है, बड़ी फिल्म जीवन की रवि अभी तुम्हारे बाकी है। आज इस एंडिंग पॉइंट पर इसी नोट के साथ अपन समेटते हैं कि ये तुम्हारे जीवन की भी, मेरे जीवन का भी, ये कोई पॉडकास्ट में ऐसा नहीं है कि मैं 100-200 पॉडकास्ट कर चुका हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस नया नया है, लेकिन आज बड़ा आनंद आया। तो इसके पीछे जो तुम्हारा श्रम है, तुम भी एक छोटे कस्बे से, मेरे ही कस्बे से निकल कर, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। और वहां से आकर के यहाँ नोएडा में आकर के जो आपने एक काम बनाया, आपके टीम के बच्चों के चेहरों पर मैंने जब स्माइल देखी, डॉक्टर कुमार विश्वास से सवाल किया गया था कि आप सफल व्यक्ति किनको मानते हो, तो उन्होंने यही कहा था कि सफल व्यक्ति वो है जिसके आसपास के लोग प्रसन्न दिखाई पड़े। आज जब मैंने आपकी टीम के इन सारे लोगों को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को, ये अपना बच्चा खड़ा हुआ है, ये मेकअप वाला, ये कैमरे वाले भाई खड़े हुए हैं, ये बेटियां जो आपके यहाँ समाचार पढ़ती हैं, आपने जिनको एंकर बनाया हुआ, ये 15-20 लोगों की टीम, जिस तरह से आपने मेरा वार्म वेलकम किया कार से उतरते ही, ये सब खुश दिखाई पड़े बच्चे मुझे, तो लगा कि तुम एक सफल व्यक्ति हो और आने वाले समय में सफलता के नए आयाम तुम्हें गढ़ना है, तुम्हारी टीम को गढ़ना है, तुम्हारे नेक्स्ट जेन चैनल को गढ़ना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। युवाओं को मेरा सिर्फ इतना संदेश है कि आईना जब देखो तब नजरें झुकने न पाए, अपने मन को इतना प्रबल रखना, हमेशा अपने मन की खुददारी को कभी नीचे मत जाने देना। जीवन में कोई भी कैरियर चुनना, चाहे वो कविता का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे कला का हो, चाहे सिनेमा का हो, अपना मन जो कहे, मन हमेशा एक बार रवि आपको सचेत करता है। जब आप किसी गलत काम की ओर चलते हैं, मन कहता है कि ये गलत है। होता क्या है कि हम किसी लालच में, किसी विशेष इच्छा शक्ति के कारण मन की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में दोस्त
हमेशा अपने मन की उस बात को जरूर सुनना। एक बार सोचना कि मेरे माता पिता को अगर ये बात पता लगे तो उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर लगे कि नहीं, उनको ये सुन करके अच्छा लगेगा, तो उस दिशा में बढ़ते चले जाना। जीवन में कभी खुददारी के साथ कोई समझौता मत करना, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता मत करना। याद रखना कि आप भारतवर्ष के बेटे हो, हिंदुस्तान के बेटे हो। हमारे पुरखों की विरासत कितनी बड़ी है, हमारे देश का इतिहास कितना भव्य है। उन सारी चीजों को धारण करते हुए अगर ये देश 140 करोड़ लोगों का है, तो उसमें से 1/140 करोड़ भारतवर्ष मैं भी हूँ, 1/140 करोड़ भारत तुम भी हो, 1/140 करोड़ भारत ये सब तुम्हारी टीम के दोस्त हैं। इन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को भारतीय मान के, हिंदुस्तानी मान के आगे बढ़ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करना, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला। और जो भी हमारे दर्शक कवि बनना चाहते हैं, जिनको लिखने का शौक है, उनको भी बहुत अहम जानकारी इस पॉडकास्ट से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, नेक्स्ट जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।